क्लास 6 विज्ञान, छठी क्लास की विज्ञान की एनसीईआरटी बुक को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और कम से कम टाइम के अंदर करने जा रहे हैं और जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें करेंगे और फालतू कुछ भी नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं विज्ञान। और इंग्लिश वाले भी टेंशन ना ले, हम इंग्लिश के साथ भी करेंगे और अब गाड़ी चलेगी चौथे गियर में। देखो बेटा हाँ, पहला इसके अंदर जो टोटल चैप्टर है वो है बेटा 11, टोटल 11 चैप्टर्स है इसके अंदर। ठीक है, पहले शुरू करते हैं भोजन के घटक। भोजन का घटक, घटक का मतलब क्या होता है बेटा? घटक का मतलब क्या होता है? क्या घटक का मतलब क्या होता है? एक मिनट और रुक जाओ जरा, इंग्लिश मीडियम वाली बुक भी खोल लूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। क्यों ना दिक्कत हो, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, यूपीएससी के लिए, आपने एग्जाम्स के लिए तैयार करें। क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड? बेटा इसका मतलब क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का? है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? उस बुक के ऊपर फोकस तब करना जब मैं बोलूँ, बाकी इस बुक के ऊपर फोकस हिंदी में रखो क्योंकि सारे के सारे हम हिंदी बोलते हैं। देखो बेटा, चलो बेटा शुरू करो। भोजन, भोजन का मतलब होता है बेटा फूड, फूड का मतलब होता है जो हम खाते हैं। हम भोजन बेटा क्यों खाते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी हमें भोजन खाने की? क्योंकि भोजन खाने से हमें शक्ति मिलती है और हमारे शरीर की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी पूरी होती है। अब हमारे शरीर की क्या ज़रूरत है भाई? हमारी शरीर की ज़रूरत क्या है? ग्रोथ, बढ़ना। क्या ग्रोथ? हमारा शरीर बढ़ता है। ठीक, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना। जब तुम पैदा हुए थे छोटे से थे, कुछ किलो के थे, आज इतने बड़े हो, आने वाले टाइम में और बड़े हो जाओगे। ठीक है, तो सब आ कहाँ से रहा है? भोजन से तो आ रहा है। क्या भोजन से तो आता है? जो बीमारी होती है उनसे, रोगों से लड़ने की शक्ति, काम करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? सब बेटा भोजन से ही आ रही है। और हमारे जो बेटा अलग अलग अंग होते हैं ना, जैसे आँखें हैं, बाल हैं, हाथ हैं, पैर है, सोच है, दिमाग, हाँ दिमाग से सोच है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा भोजन से ही चलती हैं। जैसे बाइक कैसे चलती है? पेट्रोल से। बैटरी वाली तो बैटरी से। बात यहीं से शुरू और यहीं से ख़त्म हो जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, कौन कौन से खाने के स्रोत हो सकते हैं? देखो, खाना दो प्रकार का होता है। एक होता है शाकाहारी, क्या शाकाहारी को बोलते हैं वेज, वेजिटेरियन, और या दूसरा होता है बेटा मांसाहारी। क्या हम यहाँ पर ये डिबेट नहीं करना चाह रहे कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। ठीक है, ये अगर एक टॉपिक चाहिए तो इसके हम अलग एक टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक अलग बात कर रहे हैं कि दोनों से मिलता क्या है। अगर कोई वेज खाए तो क्या मिलेगा और अगर नॉन वेज खाए तो क्या मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़ है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में भी बेटा कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं राइटिंग के लिए, बाकी आप भावनाओं को समझे, बुक पर फोकस भी रखें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है बेटा जो शक्ति हमें मिलती है ना काम करने के लिए, ऊर्जा जो हमें मिलती है, एनर्जी जो हमें मिलती है, वो देने वाला सब्जेक्ट जो सब्सटेंस है बेटा कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट के बेटा अगर हम स्रोत की बात करें तो ज़रा फोकस करो इधर। देखो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों ज़रा फोकस करें। देखिए क्या क्या है? चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का, गन्ना, पीपल। ठीक है, शकरकंद इंग्लिश में, व्हीट, राइस, बाजरा, स्वीट पोटैटो इत्यादि। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये है बेटा हमारे तेल। क्या है? तेल एंड ऑयल्स। तेल एंड ऑयल्स, तो तेल, गिरी, मूंगफली, ग्राउंडनट्स। ठीक है, और सरसों का भी हम तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे घी। अब ये फैट्स, क्या है? फैट्स, ये क्या है? फैट्स, वसा। अब आदमी तो, हमने तो कई बार ये सुना है कि बेटा फैट्स तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, फैट तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं बेटा, हमारा जो सेल होता है, जो हमारी कोशिका होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो उसमें कुछ परसेंट बेटा फैट भी होता है। क्या फैट भी होता है? वसा भी होती है, और वसा भी हमारे लिए बेटा ज़रूरी है, पर अधिक मात्रा में ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगे तो नुकसान करेगी, लेकिन कुछ मात्रा में वसा भी ज़रूरी है। ऐसी बेटा अगली चीज़ होती है विटामिन। क्या? विटामिन के बारे में हमेशा सुना होगा तुमने, विटामिन ए, बी, सी, इस तरीके से नाम होते हैं। हमने बहुत सुने कि बेटा धूप में विटामिन ए मिलती है, वो विटामिन डी मिलती है, उससे हड्डी मजबूत होती है। इस फल को खा लो विटामिन ए मिलेगा, इस फल को खा लो खट्टा है, इसमें विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये सारी विटामिन हमारे शरीर में अलग अलग तरह के काम करती है, इसीलिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। ठीक, अब विटामिन ए, क्या? विटामिन ए जिन सबसे ज़्यादा मिलता है, उनकी फोटो देखो ये रही। किससे मिलेगा? पपाया, कैरेट, मैंगो। ठीक, कैरेट मतलब गाजर, मैंगो मतलब आम, पपाया मतलब पपीता बेटा, पपीता, तरबूज नहीं, वो होता वाटरमेलन। ठीक है, अच्छा अब विटामिन बी किससे मिलेगा? विटामिन बी किससे मिलेगा? अब इसकी चिंता मत करना कि किस विटामिन से क्या होगा, उसके बारे में आगे एक वीडियो बन जाएगी। तो विटामिन बी, क्या? विटामिन बी किससे मिलेगा? चावल से और आटे से। और लीवर का मतलब क्या है? मांस खाने से भी ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जैसे कि अंडे के अंदर क्या मिलता है? यहाँ से भी गुड फैट्स मिल सकते हैं, मिल्क से भी गुड फैट्स मिल सकते हैं। और एक और चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं बेटा प्रोटीन। प्रोटीन भी हमें किससे मिलता है? इन सब चीज़ों से मिलकर मिलता है। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी किससे मिलती है बेटी? हमारी विटामिन सी हमें मिलता है गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो, मतलब कुल मिला के हमें सिट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे पदार्थों से या खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल से हमें विटामिन सी मिलता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही बात। ठीक है,
अगला विटामिन डी, तो विटामिन डी बेटा अब ऐसा नहीं है कि हम दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर हमको एक ही चीज़ मिल रही है दूसरी चीज़ नहीं मिल पाएगी, नहीं। देखो दूध के अंदर विटामिन डी भी है, मछली के अंदर भी है, लीवर के अंदर भी है, अंडे के अंदर भी है, और बटर मतलब मक्खन के अंदर भी है, ठीक है बेटा। अगला इसके अंदर फोटो देखो, इस फोटो के अंदर एक आदमी बच्चा खड़ा हुआ है, किसके आगे खड़ा हुआ है? सन के आगे। क्यों खड़ा हुआ है? सन से क्या फ़ायदा है बेटा? सन से ये फ़ायदा है कि सन से बेटा उसको जो धूप लगती है उससे उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। क्यों? उसमें अंदर विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। अगला है बेटा डाइटरी फाइबर्स। क्या? डाइटरी फाइबर्स। जरा हम देखते हैं इसको हिंदी में, तो हिंदी के अंदर इसको कहते हैं बेटा आहारी रेशे। क्या? आहारी रेशा। आहारी रेशा का मतलब क्या होता है बेटा? ये फाइबर्स हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। क्या करता है? खाने को पचाने में। पचाने को बोलते हैं डाइजेशन। क्या? डाइजेशन, पचाना। क्या? पचाना। वो क्या है बेटा? सलाद जो होती हैं, सैलेड्स जो होती हैं, वो बेटा हम फूड के बाद क्यों खाते हैं? वो इसलिए खाते हैं ताकि वो फूड को पचाने में हेल्प कर सके। क्या? फूड के डाइजेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। और इसलिए हम पानी बाद में नहीं पीते हैं। अगर हम पानी पीते हैं तो बेटा हमारे खाने को वो पचाने का क्या करता है? स्लो कर देता है प्रोसेस को। क्या कर देता है? स्लो कर देता है। और जितना पचना चाहिए उतना नहीं पच पाता। मतलब खा तो रहे हैं काफ़ी और सारी चीज़ें खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं विटामिन मिले, मिनरल मिले, लेकिन पेट भर के पानी पी लिया हमने खाना खाते, तो वो सब चीज़ हमें सारी नहीं मिल पाएंगी, प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी। बेटा बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का क्या मतलब बेटा? संतुलित आहार का मतलब होता है एक ऐसा खाना जिसके अंदर एक बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें जिनकी हमने पीछे अभी बात की, ये सारी चीज़ें उसको मिल पाए। इसेंशियल मतलब ज़रूरी विटामिन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए और प्रोटीन मिल जाए। प्रोटीन के बारे में इसके अंदर ज़्यादा बताया नहीं गया, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीन का काम होता है बेटा हमारे शरीर के अंदर रिपेयरिंग का। क्या? रिपेयरिंग का काम होता है, ठीक। रिपेयरिंग क्या? हड्डी टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग में प्रोटीन तो काम नहीं आएगा, उसके अंदर काम आता है विटामिन डी। क्या? मैंने बताया ना, हड्डी मजबूत करने के लिए विटामिन डी। और एक होती है चीज़ कैल्शियम। कैल्शियम क्या बनाती है? मिनरल। ये ऐसा मिनरल होता है बेटा जो कि हमारे हड्डी को क्या बनाता है? क्या बनाता है बताओ? मिनरल को बेटा मिनरल या खनिज भी कहते हैं। क्या करता है? हमारी बॉडी को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और विटामिन सी हमारी स्किन को अच्छा रखता है, हमारी त्वचा को अच्छा रखता है। तो जिस खाने के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें मिल जाए, हाँ प्रोटीन की बात करते हैं, वो शरीर का रिपेयरिंग, मतलब चोट लग गई, कट गया है ना, और शरीर को बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें बेटा प्रोटीन के काम होते हैं। देखा ना, बॉडी बनाने वाले बच्चे प्रोटीन के डब्बे खाते हैं अलग से, है। डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब क्या है बेटा? कमी, कमी से होने वाली बीमारी। क्या? कमी से होने वाली बीमारी मतलब अभावजनक रोग जिन्हें बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपको किसी भी तरीके से आपका भोजन संतुलित नहीं है बेटा, क्या संतुलित नहीं है, मतलब आपके खाने के अंदर कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी है, तो उसकी वजह से आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। क्यों बेटा? यूपीएससी हो, चाहे 9th के क्वेश्चन हो, चाहे आगे कोई भी सरकारी एग्जाम हो, इस चैप्टर के अंदर से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही पूछी जाती है, तो ये आपको भूलना नहीं है। जल्दी देखिए बेटा, फोकस करो। विटामिन ए। क्या? विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी से जो बेटा बीमारी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? आंखों की रोशनी कम हो जाना। क्या हो जाना? आंखों की रोशनी कम हो जाना। लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन। विजन का मतलब होता है बेटा दिखना। ये लिखा ना, देखो इधर देखो, विजन मतलब क्या होता है? दिखना। यहाँ क्या? दृष्टिहीनता। इसका मतलब आंखों की रोशनी कम हो जाना, या जैसे कि कम दिखने लगना, अंधेरे में ना दिखना, दूर का ना दिखाई देना, पास का ना दिखाई देना, इस तरीके से। अगला विटामिन बी। क्या? विटामिन B1। इससे होने वाली बीमारी का नाम है विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन बी से बेरी बेरी, बड़ा आसान है, बी से बेरी बेरी, ऐसे याद कर लेना। अभी बेरी बेरी क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि शरीर जो होता है दुबला और पतला हो जाता है और शरीर के अंदर शक्ति की कमी हो जाती है। वेरी वीक मसल्स, मतलब शरीर की जो मसल्स होती हैं वो एकदम वीक हो जाती हैं, बच्चा कमजोर हो जाता है और उसे काम करने का कोई मन नहीं करता। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की अगर आपके शरीर में कमी हो गई तो आपको जो बीमारी आपको होगी वो होगी स्कर्वी। इंग्लिश के अंदर भी बेटा स्कर्वी है। स्कर्वी का क्या मतलब होता है कि आपके मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, आपके दांत ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है, आपके मसूड़ों से खून आने लगेगा और आपके जो घाव होंगे उनको भरने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल सेम वही बात है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों का कमज़ोर हो जाना, घाव भरने में समय लगना। अगला है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की आपको कमी हो गई तो आपको जो रोग होगा उसका नाम है रिकेट। क्या? रिकेट। बेटा हिंदी के अंदर भी कोई नई बात नहीं है, सेम नाम है। इसका क्या मतलब होता है? विटामिन डी से मैंने बताया था हड्डियों का लेना देना है, तो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कमज़ोर। इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मुड़ जाती हैं, तो क्या टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला अगर कैल्शियम की कमी हो गई, क्या? कैल्शियम की कमी हो गई तो इसका मतलब है बोन एंड टूथ डिके। इसका मतलब नीचे देखो अस्थि और दंतशय। इसका मतलब क्या होगा? आपकी हड्डियां कमजोर हो गई और आपके दांत भी टूट टूट के गिरने लगते हैं वक्त से पहले, ठीक। ये अब क्या हो, इसका मैंने ये इसकी बीमारी और यही बीमारी के नाम से पता चल गया क्या हो रहा है। अगला है बेटा आयोडीन की कमी। क्या? आयोडीन की कमी से होने वाले
रोग को हम ग्वाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्वाइटर, हिंदी के अंदर इसको हम घेंगा रोग बोलते हैं, क्या घेंगा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, गला बहुत मोटा हो जाता है, गला बहुत मोटा हो जाता है, बिल्कुल अलग से दिखाई देता है, वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। अब बेटा जो गर्दन की जो ग्रंथि फूल जाती है, बेटा थोड़ा ऊपर करो फोन, दोनों किताबें देखनी चाहिए ऊपर, ठीक है। तो ग्रंथियां फूल जाती हैं बेटा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें नमक चाहिए होता है, क्योंकि नमक से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, और आयोडीन एक दूसरी चीज से ही मिलता हुआ है, सूरज की रोशनी। इसलिए बेटा सूरज में जाया करो, ये सोच के मत जाया करो काले पड़ जाएंगे, बेटा ये सोच के जाया करो हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला होता है लोहा, आयरन। आयरन से होने वाली जो बीमारी है उसको बोलते हैं मतलब अरक्तता, मतलब एनीमिया। एनीमिया की बीमारी का मतलब होता है बेटा खून के अंदर खून की कमी होना, शरीर में खून की कमी, और जिसके शरीर में खून की कमी होगी वो कमजोर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब ये वो वाला लोहा नहीं है जिससे हमारा बर्तन बनते हैं, सामान बनता है, गेट वगैरह बनते हैं, बेटा ये उस तरीके का लोहा नहीं होता, ये हमारे खाने के अंदर पाया जाने वाला लोहा होता है। तुम्हें पता है स्कूल के अंदर आयरन की गोली भी दी जाती है ताकि बच्चों के अंदर खून की कमी ना हो। अगर खून की कमी हो गई तो हमारे शरीर में कमजोरी हो जाएगी, और कमजोर बच्चा कभी पढ़ सकता है क्या, कभी नहीं पढ़ सकता। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। एनसीईआरटी विज्ञान क्लास 6 साइंस फॉर क्लास 6, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों को समझा रहा हूँ, अच्छे से हिंदी में समझ लें, क्योंकि आप अगर अच्छे से समझेंगे तो इंग्लिश में भी उसे लिख पाएंगे। पर जो टर्म्स होती हैं बेटा उनको मैं हाथों हाथ बताता चला जाऊंगा। ये बोल रहे दूसरे चैप्टर का नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसका मतलब है एक जैसी चीज़ों को एक साथ रख देना, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रख देना। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रख देना। तो बेटा पदार्थों के गुण देखा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखा जाता है। मटेरियल बेटा किस तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। इतनी बात, इतना अंतर तो आपको पता होगा बेटा। अगर जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, तो ठोस बेटा कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि सॉलिड होती है, जो मजबूत होती है। क्या होती है, जैसे पेन है, ये पेन क्या है बेटा, सॉलिड चीज़ है, क्या है सॉलिड। लेकिन लिक्विड क्या होता है, जैसे पानी, क्या जैसे कि पानी, जैसे कि बेटा ये बोतल मैं दिखा रहा हूँ, इस बोतल के अंदर क्या है, वाटर, जो पानी अंदर है इसको हम लिक्विड बोलते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ को बेटा लिक्विड बोलते हैं, जैसे जूस, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अगली चीज़ होती है बेटा गैस। गैस क्या होती है बेटा, हवा, जो कि नज़र नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसका नाम आप सुन सकते हो, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा एक जैसी चीज़ों को एक साथ करना है, यही आपका चैप्टर है, क्या यही आपका चैप्टर है। तो बेटा दिखावट के अंदर ठोस को कैसे पहचानोगे, तो बेटा सबसे पहली चीज़ होती है हार्डनेस। क्या होती है, हार्डनेस, क्या होती है, हार्डनेस को बोलते हैं बेटा कठोरता। कौन कितना कठोर है, कौन कितना कठोर है बेटा, उस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जो कि सॉलिड होगा, जो कि ठोस होगा, वो बेटा कठोर होगा। क्या होगा, कठोर होगा। सॉलिड कैसा होगा बेटा, सॉलिड तो कठोर होगा ही होगा, हार्ड होगा। बेटा आयरन क्या है, लोहा, क्या लोहा मतलब आयरन क्या है, ठोस है, हार्ड है, सीधी सी बात हो गई। पत्थर क्या है बेटा, पत्थर मतलब स्टोन, क्या स्टोन क्या है, हार्ड है, कठोर है, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम एक साथ रखेंगे। अगली चीज होती है बेटा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मतलब घुलनशीलता। क्या घुलनशीलता, या घुलनशील, सॉरी घुलनशील मतलब कोई चीज़ घुल सकती है, या सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। देखो बेटा इस तरफ देखो, जब मैं इस तरफ हाथ दिखाऊं तो हाथ की तरफ दिखाओ। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल हिंदी में बोलते हैं बेटा विलय या अविलय। अविलय का मतलब क्या, जो घुल जाए, अविलय का मतलब जो ना घुले। अगर मैं बेटा पत्थर को एक पानी के बीकर में डाल दूँ, क्या वो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। लोहे के टुकड़े को पानी में डाल दूँ, क्या घुल जाएगा बेटा, नहीं घुलेगा। लेकिन अगर मैं चीनी को, किसको दिखाओ इधर, चीनी को, क्या चीनी को, जिसको मैं शुगर कहता हूँ, अगर उसको एक बीकर में पानी में डाल दूँ तो वो घुलेगी नहीं, घुल जाएगी। वो क्या है बेटा, चीनी भी ठोस है, पत्थर भी ठोस है, और लोहा भी ठोस है। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी हार्ड, ये भी हार्ड, ये भी हार्ड। लेकिन घुलेगी कौन सी, ये वाली। तो अगली कैटेगरी क्या हो गई, अगली कैटेगरी ये हो गई कि जो घुल जाए तो घुलने वालों को एक साथ, ना घुलने वालों को एक साथ लगा देंगे, ठीक है। फिर अगली कैटेगरी क्या हो गई बेटा, कुछ चीज़ें जो कि डूबती हैं और कुछ चीज़ें जो कि तैरती हैं, कुछ चीज़ें जो कि डूबती हैं, कुछ चीज़ें जो कि तैरती हैं। अब बेटा ठोस के अंदर ही देखो, देखो ठोस के अंदर ही देखो, सॉलिड के अंदर देखो, क्या सॉलिड के अंदर देखो कुछ चीज़ें, जैसे कि लोहा, मान लो लोहा है, लोहे का एक टुकड़ा है, और दूसरी तरफ क्या लकड़ी है, क्या है लकड़ी का एक टुकड़ा है। बेटा दोनों ठोस है, दोनों सॉलिड है, दोनों कठोर है, कठोर दोनों है ना, कठोर तो दोनों है। पानी में डालूंगा तो दोनों में से कोई भी नहीं घुलेगा, कोई नहीं घुलेगा, कोई सॉल्युबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बेटा पानी के अंदर डालूं, पानी पर डाल दूं, मान लो एक रिवर में डाल दिया, या पॉन्ड में डाल दिया, या स्विमिंग पूल में डाल दिया, ये मान लो एक पूल है, स्विमिंग पूल है, पानी से भरा हुआ है, पानी है इसमें,
तो मैं जब लोहे का टुकड़ा डालूंगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब डूबेगा नहीं, और लकड़ी का टुकड़ा डालूंगा तो वो इसमें तैरने लगेगा। क्या तैरने लगेगा। वैसे बेटा ये घनत्व का सवाल है, अगर आपके अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा ये किसी का घनत्व के हिसाब से वो चीज़ डूबती या नहीं डूबती है। ठीक है बेटा, ऊपर रखो, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी पारदर्शिता। देखो पारदर्शिता, क्या पारदर्शिता, पारदर्शिता को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मतलब होता है जिसमें बेटा आर पार दिख सके, क्या आर पार दिख जाए। जैसे कि शीशा, क्लीन शीशा, तुम्हारी कार का शीशा, तुम्हारे हेलमेट का शीशा, जिसमें तुम्हें आर पार दिख जाता है। अगली चीज होती है बेटा ट्रांसल्यूसेंट। क्या होती है? ट्रांसलूसेंट। इसको बोलते हैं बेटा सॉरी, इसको बोलते हैं बेटा पारभासी। पारभासी का मतलब क्या होता है? जिसमें से कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखे। थोड़ा ऊपर करो, जिसमें से कभी बेटा थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे। ठीक है। और एक होती है बेटा अपारदर्शी। क्या अपारदर्शी? क्या अपारदर्शी? कैसे क्या बोलते हैं बेटा सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज। ठीक है। होता है ट्रांसपेरेंट, होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसलूसेंट, और एक होता है बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से बिल्कुल भी आर पार नजर ना आए, जिसके अंदर से आर पार बिल्कुल नजर ना आए, उसको बोलते हैं ओपैक। क्या बोलते हैं? ओपैक। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। क्लास 6 साइंस विज्ञान छठी कक्षा एनसीईआरटी की किताब है, यूपीएससी के लिए और 6th क्लास के एग्जाम्स के लिए, और जो बच्चे अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसके लिए ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3, इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका मतलब पदार्थों का पृथक्कीकरण, मतलब पदार्थों को किस तरह से छाना और अलग अलग किया जाता है। अब बहुत सारी चीजें जानते होंगे बेटा, जो बच्चे बड़े हैं उनके ये बचकाना भी लग सकता है, लेकिन जो बच्चे बेटा अभी छोटे हैं या छठी क्लास में आए हैं, जो चीजें नहीं जानते, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचकाना ना समझे। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बेटा आपको लाइफ लॉन्ग यूज होनी है, और यूपीएससी एग्जाम्स वाले, गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले तो इस पे विशेष ध्यान दें। जो अच्छे बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी लेक्चर हुआ। चलो इसको शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, देखो आपको पता है जब हम चाय बनाते हैं, चाय को हम छानते हैं, क्यों छानते हैं? क्योंकि उसकी चाय पत्ती बेटा हमें अलग करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें चाय में नहीं चाहिए होती, उसका रस चाहिए होता है जिससे कि चाय बनती है, और वो हमें मिल जाती है। आपने कई बार देखा होगा बेटा कि आपने देखा होगा अपने घर के अंदर पुराने, या आप नहीं देखा होगा तो बेटा दही निकालने का एक प्रोसेस होता है कि उसके अंदर रई होती है, उसको इस तरह से घुमा घुमा के बिलोया जाता है। ठीक है। इसको बेटा हम बिलोन कह देते हैं, या इसको बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म में कह देते हैं, पर बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे हिंदी में इस भाषा को अपकेंद्रीकरण भी कहते हैं, लेकिन आप मथना याद रखें। क्यों मथना जाता है मैं बताता हूँ बेटा। एक टेबल है, इसको जरा प्यार से देखें, बड़े प्यार से देखें। इसके अंदर लिखा है सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस। बेटा चावल से जो कि उसके अंदर कुछ पत्थर आ जाते हैं, वो क्यों निकाले जाते हैं बेटा? इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि उसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है, हम उनको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। अब इसकी जो विधियां हैं बेटा, आगे हम विधियां पढ़ेंगे कि चावल को किस तरह से साफ किया जा सकता है। अगला क्या है? चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग का मतलब वही है बेलना, या सॉरी बेलना नहीं, मथना, जिसके अंदर उसको घुमाते हैं रई को डाल के बीच में। ठीक है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बेटा उसके अंदर से अनयूजफुल चीज़ें हट जाएं, और हमको बेटा जो चाहिए, क्या चाहिए? मक्खन चाहिए, वो मिल जाए। यहाँ पर क्या लिखता है? हम अनवांटेड चीज़ को फेंक देते हैं जो निकलता है। नहीं बेटा, हम फेंकते नहीं है। भारत के अंदर, इधर दिखाओ, हम भारत के अंदर उसको फेंकते नहीं, और उसको अशुद्धि भी नहीं बोलते बेटा, हम उसको छाछ बोलते हैं, जो कि बड़ा ही प्रोटीन युक्त चीज़ होती है, और हम लोग इसे गर्मी में काफ़ी मज़े से पीते हैं। अगला देखो, सेपरेशन टी फ्रॉम टी लीव्स। इसका मतलब है बेटा सीधा सीधा टी को हम क्यों टी लीव्स मतलब चाय की पत्ती से क्यों अलग कर देते हैं? क्योंकि बेटा चाय की पत्ती से हमें मतलब था सिर्फ उसके रस का जो मिल जाता है, और उसको हम छन्ने से अलग कर देते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट विधियां देखो क्या क्या जरूरी होता है। तो पहली विधि पर यहाँ फोकस करो, इसको बोलते हैं बेटा पृथक्कीकरण की विधि। इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। के अंदर सबसे पहला है हैंड पिकिंग, मतलब किसी भी चीज़ को हम बैठकर हाथों से छाट लें। नहीं, हाथों से निकालना बेटा, एक एक करके चुन लेना। क्या? एक एक करके चुन लेना। अगर बेटा बड़े बड़े कंकड़ होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे और थोड़े होंगे तो आप आराम से हाथ से छाट सकते हो। ठीक है। तो चावल को साफ करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। आपने अपनी मम्मी को चावल बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले देखा होगा कि वो कुछ कंकड़ या बेकार की चीज़ें बाहर निकाल देती हैं। अगला होता है बेटा थ्रेशिंग। क्या होता है? थ्रेशिंग। ठीक है। इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वैसे थ्रेशिंग ही बोलते हैं। थ्रेशिंग का मतलब है किसी चीज़ को बेटा ऊपर करो, ज़मीन पे पटक देना, ज़मीन पे पटक देना। ठीक है। तो कई बार होता है बेटा चावल जो हम काटते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पत्थर जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमारे अनाज में या झाड़ में अटक जाते हैं, हाँ, तो उसको हम पत्थर पे मारते हैं। बस उससे क्या होता है बेटा? अनवांटेड चीज़ें, हाँ, जो कि बेटा उसके अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं या कोई अनवांटेड चीज़ होती है वो अपने आप झड़ जाती हैं। अगला होता है बेटा, ये देखो हिंदी के अंदर बोलते हैं निष्वापन, और बेटा और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं विनोइंग। इसका मतलब होता है, इसको बेटा बीजना बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीजना बोलते हैं। कई लोग इसको सूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूप बोलते हैं। बिहार के अंदर हमारे है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम इसको सूप भी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा औरतें क्या करती हैं, आदमी क्या करते हैं, इसके अंदर बेटा अनाज को लेते हैं, अनाज के अंदर जो दाने होते हैं, दानों के साथ क्या होते हैं, कुछ के
क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं जो कि हमको नहीं चाहिए, फूसी होती है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको इस तरीके से घुमाते हैं हवा की दिशा में। तो हवा क्या करती है बेटा, चावल को या गेहूं को तोड़ा के लेके नहीं जाती, लेकिन उसके अंदर जो गंदगी होती है, जो धूल होती है, जो मिट्टी होती है, जो उसके अंदर बेटा वो झाड़ फूस होता है, उसको गिरा देती है और साफ चीज़ हमारे पास रह जाती है। ठीक है बेटा, इसको हम थ्रेसिंग या निष्पाशन कहते हैं। अगला देखो, अगले को बोलते हैं बेटा सीविंग। क्या बोलते हैं, सीविंग। और सीधी सी बात है, इसको बेटा छानना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छानना बोलते हैं। जैसे आटे के अंदर से हम छानते हैं तो आटे में से भूसी निकल के बाहर आ जाती है। या कुछ आपने देखा हो घर बनाते हुए लोग मसाले वगैरह को, बदरपुर वगैरह को छांटते हैं ताकि उसके अंदर बड़े बड़े कंकड़ रह जाए और बिल्कुल बारीक बारीक आपको रेत मिले। ठीक है बेटा, अगला क्या है, अगला होता है बेटा अवसादन या अवसादन, या इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेडिमेंटेशन। क्या, सेडिमेंटेशन। इसका मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ के अंदर पानी मिला दें, मान लो कोई ठोस चीज़ है, क्या है, मिट्टी है, गिलास में क्या है, मिट्टी है। तुम्हें कई बार क्या करते हो बेटा, खाली गिलास होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हो, फिर ऐसे झाड़ के फेंक देते हो ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो धूल मिट्टी हो, जो गंदगी हो, पानी के साथ बाहर चली जाए। ऐसा क्यों होता है बेटा, जब भी हम गिलास के अंदर पानी डालते हैं तो जो मट्टी वगैरह होती है, धूल कण होती है, वो सारे नीचे बैठ जाते हैं, सारे नीचे पानी के साथ बैठ जाते हैं नीचे। तो बैठने को क्या बोलते हैं बेटा, बैठने को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैठने को ही सेडिमेंटेशन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। ठीक, और जब बेटा हम पानी को बहा देते हैं, जब हम पानी को फेंक देते हैं, तो उसी के साथ क्या होता है बेटा, डिसेंटेशन हो जाता है। डिसेंटेशन का मतलब क्या होता है, निस्तारण हो जाता है, मतलब वो गंदगी पानी के साथ ही चली जाती है। अगली चीज़ देखो इसके अंदर है बेटा, अगली चीज़ क्या है, ये है कुछ साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक बेटा फिल्टर्स। जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी तो बड़ी मोटी चीज़ों को लेती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें आंखों से भी नज़र नहीं आते, तो उसके लिए बेटा ये छन्नी है, फिल्टर यूज़ होता है, जिसके अंदर बहुत ही छोटे कण जो कि नज़र में नहीं आते वो भी छान लिए जाते हैं। अगला बेटा है वाष्पन या इवोपरेशन। इवोपरेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कुछ ऐसी गंदगी होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है अनवांटेड या वांटेड, जिनको बेटा हम अपने हाथों से या छन्नी वगैरह की मदद से भी अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी के अंदर मैं नमक मिला दूँ, क्या मिला दूँ, नमक, सॉल्ट मिला दूँ वाटर के अंदर, इसमें वाटर के अंदर अगर मैंने सॉल्ट मिला दिया तो बेटा इसको तुम हाथ से या छन्नी से भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं धूप के अंदर इस पानी के गिलास को रख दूं तो सूरज की गर्मी से ये क्या होगा, ये भाप बन जाएगा। पानी क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा। इंग्लिश में क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा बेटा। इसी को इवेपोरेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। और जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, खाली नमक रह जाएगा बेटा। इसी विधि से हम क्या बनाते हैं, ऊपर करो, इसी विधि से बेटा समुद्र किनारे नमक बनाया जाता है और यही फिल्टर होने के बाद बेटा तुम्हारे घरों तक पहुंचाया जाता है, जो कि आयोडीन का सोर्स भी आपको पता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा, अगला होता है बेटा कंडेंसेशन। क्या, कंडेंसेशन बेटा हिंदी के अंदर इसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, मतलब वाष्पीकरण का ठीक उल्टा। जब बेटा पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, क्या, जब वाटर जो होता है, ये मान लो गिलास के अंदर पानी है, वाटर है, पानी है, जब बेटा ये भाप बनकर ऊपर जाता है तो ऊपर बादल बन जाता है, हमने पहले वाष्पीकरण के अंदर पढ़ा हुआ क्लाउड। और उसके बाद बेटा जब ये दोबारा से पानी बनकर दोबारा बारिश के रूप में नीचे गिरता है, इसमें रेन के रूप में नीचे गिरता है, बारिश के रूप में, तो उसको हम संघनन कहते हैं। क्या, संघनन कहते हैं। ये भी एक सेपरेशन की विधि हो सकती है बेटा। कैसे हो सकती है, मान लो पानी है, क्या है, पानी के अंदर बेटा कुछ ऐसी चीज़ें घुल गई हैं जो कि वाष्प नहीं बन सकती, मतलब भाप नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे, पानी के ऊपर एक ढक्कन रख सकते हैं, पानी को नीचे से गर्म करेंगे तो वो भाप बन के ढक्कन पर चिपक जाएगा, और ढक्कन को अगर थोड़ा टेढ़ा कर दो तो वो पानी हमको अलग गिलास में शुद्ध पानी मिल जाएगा। ये बेटा देखो, यही विधि है, देखो यहाँ, देखो यहाँ, यही हमारी विधि दिखाई है, क्या चाय बनाने की केतली है। ठीक है बेटा, अगली चीज़ इसके अंदर लिखा है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब है क्या, पानी के अंदर कितना भी सामान मिलाया जा सकता है। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा ऊपर करो, नहीं किया जा सकता। मान लो कि मेरे पास एक कटोरी पानी है, कितना, एक कटोरी पानी है, तो एक कटोरी पानी के अंदर बेटा कितनी चीनी मिला दोगे तुम, क्या एक खट्टा या 50 किलो चीनी मिला दोगे उसके अंदर, कभी नहीं मिला सकते। क्यों बेटा, इसकी भी एक लिमिट होती है। बस बेटा इसकी लिमिट तुम कैसे बढ़ा सकते हो, चम्मच से ना घुल पाए तो थोड़ा सा गर्म कर देना, लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी कि बिल्कुल चाशनी बन जाएगा, बिल्कुल सॉलिड होने लगेगा, रबड़ जैसा हो जाएगा, और फिर चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि बेटा बड़ी क्लासों में जाके हम ये पढ़ेंगे कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। तो उसमें हमने चीनी घुसा दी, तो बेटा चीनी जब तक तो घुस सकती है जितना स्पेस होगा। मान लो तुम्हारे के पास 4 बंदों की बैठने की सीट है, 2 पहले से बैठे हुए, तो कितने और बैठ सकते हैं, 2। बहुत ज़्यादा एडजस्ट करोगे तो 6 को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बेटा ये समझो कि पूरी दुनिया को एडजस्ट कर लोगे तो ये नहीं हो सकता। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर विज्ञान कक्षा 6 6 क्लास की साइंस एनसीईआरटी, और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पौधों को जानिए। ये बच्चों को हम बताने वाले हैं, ये हमारी सब बच्ची है, इनको सुनना है।
तो ये बेटा इस तरफ आप देखिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। पेड़ों को जानना है, पेड़ों को जानना है। वो बच्चे जो देखो पेड़ तो तुम जानते हो पेड़ क्या होता है, लेकिन पेड़ में क्या क्या भाग क्या होता है ये है इस पेड़। ये देखो बेटा, ये पेड़ दिखाओ जरा अच्छे से। देखो इस पेड़ के अंदर बेटा क्या क्या है, देखो बोलो बेटा क्या क्या है। इसमें वो है फूसी, देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे नीचे जड़ है, क्या है? जड़। जड़ है, इसको मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। मूल कहते हैं। बेटा इसका काम क्या है? यही पौधे को धरती से जोड़कर रखती है। एक तो सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, दूसरा जो पानी पौधे के अंदर जाता है वो इस तरीके से, इस जगह से ही मेनली यहीं से जाता है, पहला काम। दूसरा इसको बोलते हैं बेटा, इस पूरे को तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। अब इस तने के अंदर क्या क्या है? देखो फूल दिखाई दे रहा है, यस। पुष्प दिखाई दे रहा है, हाँ। दूसरा कुछ फल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कुछ फल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। फिर पत्ती दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पत्ती दिखाई दे रही है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? ठीक। अब ये देखो, एक पत्ती और तने के बीच बेटा, और फोकस करो, एक छोटी सी गांठ, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड दिखाई दे रही है। क्या? नोड दिखाई दे रही है। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें पेड़ के अंदर जानने वाली है। अच्छा, हमें क्यों बेटा पेड़ से हमें लेना देना ही क्या है? पेड़ से लेना देना ही क्या है? पेड़ को बचाना क्यों चाहिए? बाहर में जाए पेड़, क्योंकि हमें वो ऑक्सीजन देता है। सीधी सी बात। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि जब पेड़ जो होता है, हम जो गंदी गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है? साफ करता है। कैसे साफ करता है? क्योंकि जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ना, तो उससे वो अपना खाना बना लेता है। प्रकाश का यूज करके, सूर्य का प्रकाश का यूज करके, पानी का यूज करके अपना खाना बना लेता है। और हमको बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज वो हमको क्या देता है बेटा? पौधे से ही हमें भोजन मिलता है, तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिल गई। और बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते, और बिना खाने के हम नहीं जी सकते। ये देखो बेटा, फोटो देखो, ये बेटे किस तरह का पौधा है? ये वाला, ये किस तरह का पौधा है? देखो ये किस तरह का पौधा है बेटा? इस तरह के पौधे को बोलते हैं हम बेल या लता, जिनके तनों के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती, तो ये क्या करते हैं? दूसरे पेड़ों की सहायता लेते हैं या दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, और उस पर घूमते हैं और उसके सहारे आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? उनमें से बेटा कुछ लता तो ऐसी होती हैं जो अपना खाना बना सकती हैं, लेकिन कुछ लता ऐसी होती हैं जो अपना खाना नहीं बना सकती। और बेटा दूसरे पौधे का ही, जिस पौधे के ऊपर वो चलती हैं, जिसका सहारा लेती हैं, उसी का भोजन लेना शुरू कर देती हैं। कुछ उदाहरण बता सकते हो ऐसी किसी लता का जो किसी पेड़ पे चढ़े और उसका भोजन लेने लगे? कई बार तो क्या होता है, उस पेड़ को ही मार डालती है वो बेल। कैसी बेल? ग्लोए बेटा एक ऐसी बेल है, ग्लोए की बेल जो हमारे आगे बाहर लगी हुई है, अब तो सूखी है इस टाइम। उसने क्या किया, आगे बबूल के पेड़ पे, नीम के पेड़ पे चढ़ी, और धीरे धीरे खुद तो बहुत हरी भरी हो गई और नीम का पेड़ सूख गया, है ना? हाँ ठीक है। अब देखो पत्ती, देखो बेटा पत्ती को दिखाओ। ये देखो बेटा, एक पत्ती का चित्र है। पत्ती को पता है क्या कहते हैं? पत्ती को बोलते हैं बेटा रसोई घर। किसका रसोई घर? पेड़ का रसोई घर। क्यों? क्योंकि पेड़ अपना खाना इस पत्ती के अंदर ही बनाता है। हरे पौधे ही सिर्फ खाना बना सकते हैं और पत्तियों के अंदर ही बनाते। देखो पत्तियों की कितनी अलग अलग शेप हैं। देखो ये देखो पत्ती की एक शेप देखो, ये देखो पत्ती की अलग शेप देखो। पत्ती की शेप अलग अलग होती है, पत्ती के कलर में भी कुछ कुछ डिफरेंस होता है, और पत्ती के अंदर जो डिज़ाइन बना होता है ना, ये कि फली का जो डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है, ये भी बेटा अलग अलग पेड़ों में अलग अलग प्रकार का होता है। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्ती को कवर कर दिया। क्या कर दिया? कवर कर दिया। बेटा अगर मैं पत्तियों को तोड़ दूं है पेड़ की, या उसको कवर कर दूं, तो बेटा पेड़ ही मर जाएगा। क्या? पेड़ ही मर जाएगा, क्योंकि वो जी नहीं सकता। दूसरी चीज, ये बीज क्या होते हैं? बीज क्या होते हैं बेटा? ये देखो एक बीज का चित्र देखो, देखो बीज का चित्र देखो बेटा। जो हम फल खाते हैं, जो पेड़ों से फल निकलते हैं, उन फलों के अंदर जो बीज होता है, उस बीज के अंदर ही नया पौधा होता है। अगर उसको एक अच्छी मिट्टी मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी धूप मिले, तो वो भी उगता है और एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। समझे बेटा? बात समझ में आ गई? अब देखो फूल के बारे में देखो, फूल को देखो अच्छे से। फूल, तुमने फूल देखा है? देखो फूल देखा है? फूल में क्या क्या होता है? फूल के नीचे बेटा क्या होता है? एक पकड़ने जैसा स्टैंड तक का तरह बना होता है ना? उसको बोलते हैं ब्रह्मदल। क्या बोलते हैं? ब्रह्मदल। और बेटा ऊपर क्या होता है? पंखड़ी। क्या होती है? पंखड़ियाँ होती हैं। बेटा सच बताएं तो जो फूल होता है वही एक पौधे और एक नए पौधे को जन्म देने या बीज के निर्माण या फल के निर्माण में काम आता है। याद रखना इस बात को, ठीक है बेटा? अगला ये देखो बेटा, पेड़ के ना, अब ये देखो ये क्या है? जो फूल है उसको थोड़ा सा काटा हुआ है। क्या?
काट के दिखा रखा है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखा फूल को जब हम छीलते हैं, अभी एक फूल होता है तो हम छील के दिखाते हैं, फूल को छीलते हैं तो उसके अंदर एक लंबी लंबी छोटी छोटी निकलती है अंदर अंदर, है ना, वो क्या होती है, उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और उसके बीच में नीचे की तरफ जो जगह होती है बेटा हरी हरी, उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या देखो स्त्री केसर का चित्र, अगर सारी पत्तियां झाड़ दूं हैं और सारे वो छोटे छोटे झाड़ दूं तो क्या बचेगा? स्त्री केसर बचेगा। ये स्त्री केसर पुंकेसर है क्या बेटा? पुंकेसर का मतलब होता है लड़का, लड़के वाला पार्ट, और स्त्री केसर मतलब लड़की वाला पार्ट। जब इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ है? तो एक ही पेड़ के अंदर है ही बेटा, इनके अंदर से छोटे छोटे पादप कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पादप कण, बड़े छोटे छोटे। अब जैसे मधुमक्खी आके किस पे बैठी? फूल पे बैठी, उसके हाथ पे चिपक गए। अब मधुमक्खी दूसरे फूल पे जाके बैठी, वहां पे स्त्री केसर है, वो स्त्री केसर पे जाके बैठी तो कण वहां तक पहुंच गए। एक नए फल का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। फल के अंदर बीज होगा और बीज से पेड़ बनेगा। इस तरीके से बेटा इनकी जिंदगी चलती है। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि खाली मधुमक्खियां ये काम नहीं करती, पंछी भी ये काम करते हैं, और हवा से भी ये काम होता है। हवा से भी ये काम होता है। इंग्लिश में इसको बेटा पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। और तुम्हें पता है जब हो जाता है ना ऐसा, जब एक पुंकेसर से स्त्री केसर तक बीज पहुंच जाता है तो बेटा फूल क्या करता है? अपने आप को बंद करके धीरे धीरे एक फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फल लगने से पहले जो पेड़ पे फूल लगते हैं वो फूल ही फल बनते हैं। कभी ध्यान से तुमने देखा हो, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देखना, नहीं तो कभी गाँव जाओ तो देखना कि पहले फूल होता है, उस फूल से क्या हो जाता है? फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। बेटा साइंस विज्ञान कक्षा 6 कक्षा 6 क्लास की 5th हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट। इसका जो हिंदी में मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा शारीरिक गति। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन बच्चों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी देने वाले हैं। इसके अंदर बेटा हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों पे जॉइंट्स होते हैं वो सारे बताए गए हैं। अब बेटा गति का मतलब क्या है? बॉडी की मूवमेंट का मतलब क्या है कि बॉडी किस तरीके से चलती है। तो बेटा हमारी बॉडी में हर चीज़ अलग अलग तरीके से चलती है। हमारे पैर अलग तरीके से काम करते हैं, हाथ और उंगलियां अलग तरीके से काम करती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी अलग तरीके से काम करती है, कूल्हे की और सिर की हड्डी अलग तरीके से काम करती है। तो बेटा सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए हड्डी होती क्या? अस्थि क्या होती है? हिंदी में अस्थि कहते हैं। अस्थि होती क्या है बेटा? अस्थि का मतलब होता है जो हमारे शरीर को बेटा बनावट दे। अस्थि हमारे शरीर को क्या देती है? बनावट देती है। क्या देती है? बनावट देती है। अस्थि क्या होती है? स्ट्रांग होती है, उसके ऊपर हमारी पूरे शरीर की बनावट निर्भर होती है। बेटा वो बनती किस चीज से? बोलो, 9th वाले बच्चे बताएंगे। कैल्शियम से बनती है। और एक और चीज होती है कैल्शियम के साथ, फॉस्फोरस। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम को बेटा याद रखना, दूध पीने से कैल्शियम मिलता है ना, तो उससे हम मजबूत बन जाते हैं। ठीक है। अगला देखो, देखो इस बच्चे को देखो, इस बच्चे ने क्या किया है बेटा? अपने एल्बो के जॉइंट पे एक सीधी फट्टा लगा लिया है। इससे क्या होगा? क्या ये अभी हाथ मोड़ पाएगा अपना नीचे की तरफ? नहीं मोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसने अपने जॉइंट को रोक दिया है। ये बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन हम इससे भी समझदार है, हम समझ गए। अगला देखो बेटा, सबसे पहला जो जॉइंट है, सबसे पहला जॉइंट है, उस जॉइंट का नाम है बेटा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं बेटा इसको कंदुक खल्ली का संधि। क्या? कंदुक खल्ली का। क्या? कंदुक खली का। कंदुक का मतलब होता है बेटा, कंदुक का मतलब होता है बॉल। क्या होता है? इसलिए यहाँ पे बॉल है। ठीक है। खली का मतलब सॉकेट। इसका मतलब जो बेटा बॉल की तरह, कटोरी की तरह हो। क्या हो? कटोरी की तरह और नीचे बॉल की तरह हो, इस तरीके से घूमता है मूवमेंट। ये रहा बेटा फोटो, ये देखो, ये देखो, ये रहा बेटा, ये रही ऊपर कटोरी और ये रही बेटा गेंद। ठीक है। और ये इसका मूवमेंट किस तरह होगा? गोल गोल। कैसा मूवमेंट होगा इसका? गोल। कैसा? गोल मूवमेंट होगा इसका। गोल मूवमेंट होगा। यहाँ पर दिखा रखा है ना, क्यूब की तरह। हाँ देखो किस तरीके का मूवमेंट होगा इसका, गोल। अब बेटा इस तरह का हमको जॉइंट का मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा बेटा हमको अपनी हड्डी में। कहाँ पे? हिप पॉइंट में। हाँ, श्रेष्ठी हड्डी, कूल्हे की हड्डी जिसे बोलते हैं। कूल्हे और हमारे जांग मतलब हमारी जो ये पैरों की बड़ी वाली हड्डी है, ये इसी कंदुक खल्ली का संधि से जुड़ी होती है, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी होती है। कभी आपसे बोले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलेगा, तो आपको कहाँ मिलेगा? आपकी शिरोई या अपने कूल्हे की हड्डी में मिलेगा, या कि हिप बोन में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला होता है बेटा पाइवोट। क्या होता है? पाइवोट जॉइंट। इसको बोलते हैं बेटा धुराग्र संधि। क्या? सुराग्र संधि। ठीक है। संधि का मतलब क्या है बेटा? जॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़े। तो एक बेटा कुछ जोड़ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना हिल सकें, बिल्कुल ना हिल सके, लेकिन कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो कि हिल सकते हैं। तो बेटा ये वाली ये धुराग्र संधि रखी है ना, पाइवोट जॉइंट, ये बेटा हमारे को मिलता है हमारी रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के बीच। हमारी रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के बीच। और ये बेटा किस तरह का होता है? मुंडी चारों तरफ मूव कर सकती है, बस पीछे की तरफ नहीं घूम सकती, इनकेस आप भूत नहीं है तो। ठीक। अगला कौन सा है? हिंज जॉइंट। कौन सा? हिंज जॉइंट। क्या?
हिंज संधि। क्या? हिंज संधि। ये देखो इसकी मूवमेंट कैसी होती है बेटा हिंज संधि की? एक ही तरफ को होती है, एक तरफ, यूं या यूं या यूं या यूं, ना इधर गोल ना इधर गोल, बस सिर्फ आगे पीछे। मतलब जैसे कि हमारे जैसे बच्चा ये बैठा हुआ है, दिखाओ ये बेटा, देखो इसके हिंज जो है आगे पीछे, इस तरह का मूवमेंट देख रहे हो क्या? इस तरह का मूवमेंट देख रहे हो? कहाँ है? देखो कहाँ दिखाई दिया? ये इस तरह का मूवमेंट और भी कहाँ होता है बेटा? देखो यहाँ पे घुटना देखो, आगे पीछे। अब ये जॉइंट बेटा ना तो इधर जा सकता है और ना इधर जा सकता है, सिर्फ ऊपर नीचे। तो बेटा हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा तुमको? हमारे घुटने में मिलेगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल के लिए था, कहीं कंधा मत लिख देना। जॉइंट दिखा दी ना इस बच्ची के, इसका बेचारे का यूज कर रहे हैं हम लड़की का, बट कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर नीचे, इधर उधर नहीं जा सकता। अगला देखो फिक्स जॉइंट क्या होता है? फिक्स जॉइंट मतलब अचल संधि। अचल संधि और फिक्स जॉइंट का मतलब होता है बेटा जो जॉइंट हिल नहीं सकते। कुछ जॉइंट बेटा हिल नहीं सकते। बेटा खोपड़ी के जॉइंट देखो, ये क्या हिल सकते हैं? ये हिल नहीं सकते बेटा, ये जॉइंट कभी हिल नहीं सकते। ओके बेटा, अगली चीज देखो बेटा, स्केलेटन क्या है? कंकाल। ये बेटा हमारे पूरा हड्डियों का ढांचा है। क्या ये हमारा पूरा हड्डियों का ढांचा है? स्केलेटन बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। इसी के ऊपर हमारा पूरा शरीर टिका होता है और यहीं से हमें मजबूती मिलती है। बेटा हमारे ये क्या चीज़ है? ये एक्सरे। क्या है? एक्सरे क्या होता है बेटा? एक्सरे की मदद से हम अपने हड्डियों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। टूट जाती है तो एक्सरे कराते हैं ना। ये देखो बेटा घुटने की एक्सरे है ना, ये वाला, ये हाथ का एक्सरे है ना। अगला देखो बेटा, ये देखो ये हमारे हाथ की हड्डी है, 5 उंगलियों की अस्थि है। ठीक है बेटा, सॉरी। अच्छा, जब बेटा हमारी हाथ की हड्डी देख रहे हो, देखो कितनी सारी हड्डियों से मिलकर बनी है, 1 2 3। देखो हमारे जॉइंट देखो हाथों में, 1 2 3 1 2, देखो कितने सारे जॉइंट्स हैं। तो बेटा जब बहुत सारी हड्डियों से मिलकर कोई जगह चीज बनी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और बेटा हिंदी में भी कार्पली कहते हैं। ठीक, अगली चीज देखो, अगली चीज क्या है? अगली चीज है बेटा पसली पिंजर। क्या? पसली पिंजर। इसको बोलते हैं रिब केज, इंग्लिश में बोलते हैं रिब केज। ये रही देखो रिब केज, इसमें कितनी होती है? 12 हड्डी। कितनी? 12। कितनी? 12। ये किस काम आती है बेटा? हमारे शरीर के अंदर रिब केज कहाँ काम आएगा? तो बेटा रिब केज कहाँ काम आएगा हमें दिखाते हैं। इस तरफ दिखाओ बेटा, इस बच्चे के ऊपर दिखाओ। आओ बेटा आकाश इधर आओ। ये देखो ये बच्चा है हमारे सामने, इसको दिखाओ। अब बेटा ये तो उसकी खोपड़ी हो गई, ये इसकी गर्दन हो गई, ठीक, यहाँ पाइवट जॉइंट है, और ये बेटा उसकी छाती हो गई। क्या हो गई? छाती हो गई, चेस्ट हो गई। तो यहाँ पर बेटा शर्ट ऊपर करो, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप इसका अस्थि पंजर एकदम साफ साफ देख सकते हैं। देखो आप इसका अस्थि पंजर एकदम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक, अब ये 12 हड्डी इधर 12 हड्डी, ये करती क्या है बेटा? इसके अंदर जो फेफड़े हैं और उसके अंदर जो दिल है, उसके अंदर जो बेटा बहुत डेलिकेट चीजें हैं, बहुत नाजुक चीजें हैं, उनकी रक्षा करती है ये पसली पिंजर। नीचे कर लो बेटा, काफी अच्छी बॉडी आपकी। इधर देखो बेटा, हंसना बंद करो। क्यों ऐसे हंस रहे हो? हंसी क्यों? तुम्हारी ये कुछ अलग है कुछ, या तुम्हारे अंदर कुछ अलग है? पढ़ने वाले बच्चों का भी टाइम खराब कर रहे हो। अगली चीज है बेटा बैकबोन। क्या? बैकबोन का मतलब है मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं बेटा। अब इसके बारे में आओ बेटा, इधर आओ। अब बेटा हंसना नहीं है ना, आओ बेटा उल्टे हो जाओ बेटा। ये देखो बेटा पीछे हो रहा, ये क्या है? मेरुदंड। इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं बेटा। गर्दन से लेके नीचे आपके कूल्हे तक ये जाती है। नीचे दिखाओ, नीचे आपके कूल्हे तक ये जाती है। ये क्या करती है? आपके पूरे शरीर को बेटा सीधा खड़ा करने का यही तो काम करती है। इधर दिखाओ, ये देखो ये है बेटा शोल्डर का जॉइंट। क्या? शोल्डर की बोन। क्या? शोल्डर की बोन मतलब कंधे की अस्थियां। क्या? कंधे की अस्थियां। ठीक है, कंधे की अस्थि। और ये क्या है बेटा? नीचे पेल्विक मतलब कूल्हे की हड्डी। ठीक है, कूल्हे की हड्डी। ये बड़ी हमारी खोपड़ी, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है ना। किसी किसी का बेटा कहीं और भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है घुटने के आसपास, जैसे जो बच्चे हंस रहे वीडियो में उनका पाया जाता है। अगली चीज होती है बेटा उपास्थि। 9वीं वाले बच्चे बताएंगे बेटा उपास्थि क्या होती है। कार्टिलेज इंग्लिश में क्या होती है। तो बेटा ये भी हड्डी या अस्थि का ही रूप है, लेकिन इस तरह की अस्थि है जो कि लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। जैसे हमारा कान दिखाओ इधर बेटा, इस तरफ दिखाओ बेटा, ऊपर दिखाओ बच्चे को। तो ये देखो, ये जो उसकी बेटा कान है, ऊपर देखो, ये कान जो है ये हड्डी नहीं है, ये क्या? उपास्थि कार्टिलेज। देख रहे हो ना, शेप भी दे रखी है लेकिन इतने लचीले हैं। नाक भी बेटा इस चीज की बनी होती है। दिखाओ इधर। अगला देखो बेटा, अगली चीज होती है हमारी मसल्स। क्या होती है? मसल्स। क्या? इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेशी। क्या? ये क्या देती है बेटा? शक्ति। हड्डी क्या देती है बेटा? ढांचा है, वो तो स्ट्रक्चर देती है। लेकिन ये जो पेशी क्या करती है? हमारे शरीर को चलाने का काम करती हैं। ठीक है, तुम क्या करते हो बेटा जब जाते हो जिम में? ये तो करते हो, ले मेरी बॉडी बन गई। तो मसल्स ही
बन गई बेटा, ठीक है। अगला देखो, अब बेटा इंसान का तो आपको समझ में आ गया, इतने सारे जॉइंट्स वगैरह हैं, चलने का अलग अलग तरह का ढंग है। लेकिन कुछ बेटा इस तरह के जंतु होते हैं जिनके अंदर ढांचा नहीं होता, जैसे कि ये रहा हमारा केचुआ। अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म बेटा इसके अंदर क्या है, कोई ढांचा नहीं है, तो ये किस तरह से चलता है? ये बेटा रेंग कर चलता है। क्या चलता है? रेंग कर चलता है सरफेस पर, ठीक है। मतलब कभी अपने शेप को चेंज करता है, फिर टेढ़ा होता है, फिर मेढ़ा होता है, फिर टेढ़ा होता है, फिर मेढ़ा होता है। इस तरीके से बेटा ये अपने आप को क्या होता है, एक्सपेंड करता है, फिर बढ़ाता है, एक्सपेंड, मतलब अपने को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड, इस तरीके से ये आगे मूव करता है। अगला एक जीव है बेटा स्नेल, क्या बोलते हैं इसे? घेंगा या घोंगा। घोंगा बेटा क्या चलता है? अपने नीचे बहुत धीरे धीरे इस तरीके से मूव करता है। अगला है बेटा कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर भी क्या है? तिलचट्टा जिसे बोलते हैं, इसके अंदर भी बेटा कोई भी स्केलेटन नहीं है। ये बेटा पूरी तरीके से कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका? कार्टिलेज का बना हुआ है। उपास्थि मतलब किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है ना। अगला देखो, उसके अंदर कोई हड्डी। नेक्स्ट क्या है? बर्ड। बेटा बर्ड के अंदर तो हड्डी होती है। ये बेटा बर्ड का क्या है? कंकाल। अगला मछली। बेटा मछली के अंदर भी हड्डी होती है। कई बच्चे खाते हैं तो फंस जाती है ना, देखो। लेकिन मछली किस तरीके से मोशन करती है? बेटा मछली अपने शरीर को इस तरीके से मूव करती है और आगे बढ़ती है, और फिर अपने फिन्स की सहायता से, ये जो फिन्स है ना, ये जो इसके बेटा ये पंख जिन्हें कह सकते हो, इनकी मदद से आगे बढ़ती है। सांप। बेटा सांप के अंदर भी कंकाल होता है, लेकिन ये इसके पास पैर तो है नहीं, तो बिना पैर के कैसे मूव करता है? तो ये भी बेटा इस तरीके से मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस तरीके से ये आगे चलता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म। विज्ञान कक्षा 6 6th क्लास की साइंस, चैप्टर हमारा था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिटेट। इसका मतलब है संजीव, विशेषता एवं आवाज। इसका क्या मतलब हुआ भैया? सजीव का मतलब होता है, लिविंग का मतलब होता है जिनके अंदर जान हो। क्या? जिनके अंदर जान हो। एक पत्थर है, पत्थर के अंदर जान है क्या? स्टोन है, एक पत्थर है, उसके अंदर जान है क्या? बेटा पेन कोई दूसरा दो, ये बड़ा लाइट चल रहा है, कोई डार्क पेन दो भाई। अगला देखो, लेकिन बेटा एक पेड़ है, जिंदा है, इंसान है, जिंदा है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, क्या है? जिंदा है ना। अगला देखो बेटा ऑर्गेनिज्म उसे ही कहते हैं। क्या? ऑर्गेनिज्म या जीव, हिंदी में जीव, इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म और हिंदी में जीव। बेटा उसे ही कहते हैं जो जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर जीवन होता है। जीवन की और विशेषता क्या है? कि बेटा वो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, और बेटा आगे बच्चे कर सकते, और उनके अंदर ग्रोथ होती है। क्या होती है? उनकी हाइट वगैरह बढ़ती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ ना कुछ तुम्हें संजीवों के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? हैबिटेट का मतलब आवास। आवास का मतलब होता है जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं। आपको पता है बेटा कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो खारे पानी में रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मीठे पानी में रह सकती हैं। कुछ बेटा ऐसे जानवर है जो बहुत ठंड में भी रह लेते हैं, बर्फ में भी रह लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गर्मी और रेगिस्तान के अंदर भी रह लेते हैं। कुछ गहरे समुद्र में भी रह लेते हैं, और कुछ नदियों में भी रहते हैं। कुछ तालाब पे रहते हैं, कुछ जमीन के ऊपर जिंदा रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ तैरते हैं। समझ गए? तो सब बेटा अलग अलग तरीके से रहते हैं। और कुछ तो ऐसे जीव है, ना धरती पे रहते हैं, ना पानी में, ना आसमान में, ना पेड़ पे। कहाँ रहते हैं? धरती के अंदर बिल बना के भी रहते हैं। हर तरीके के बेटा जानवर हैं, उसको बेटा आवास कहते हैं। लवणीय जल, इसका मतलब क्या है? कि बेटा ऐसे पानी के अंदर भी रह सकते हैं, इसमें बहुत नमक है, बहुत सैलाइन, मतलब बहुत नमक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रखा है? एक बेटा ऊंट की फोटो दिखा रखी है। किसकी? ऊंट की फोटो दिखा रखी है। ऊंट क्या कह रहा है बेटा? ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट राजस्थान, या राजस्थान में तुमने देखा होगा, या रेगिस्तान कहीं भी होगा, वहां पे आपको ऊंट दिखाई देगा। क्यों बेटा? ऊंट के स्थिति, उसके पैर इस तरीके से होते हैं कि वो रेत के अंदर चल सकता है, ठीक, और बहुत कम पानी के अंदर लंबे समय तक जीवित रह सकता है, ठीक है। और ये क्या है? मछलियां। बेटा वैरायटी है मछली की, क्या है? बहुत सारी वैरायटी है। मछली कई तरह की पाई जाती है, मीठे पानी वाली, साफ पानी वाली, गहरे समुद्र में रहने वाली, उछले समुद्र में रहने वाली, ठीक है बेटा, अलग अलग तरीके से। और कुछ मछलियां ऐसी होती है बहुत ठंडे पानी में भी जीवित रह सकती हैं, और कुछ जो कि बहुत गर्म पानी में भी जीवित रह सकती हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो बेटा इस तरह का हैबिटेट जिसमें जो जल में रहते हैं उसे बोलते हैं बेटा जलीय आवास। क्या बोलते हैं? जलीय आवास। और हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे उसको? है एक्वेटिक हैबिटेट। क्या? ठीक। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय आवास, जो बेटा जमीन के ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं, ठीक। अच्छा बेटा एक चीज होती है हमारे अंदर जैविक घटक, और एक होते हैं अजैविक घटक, मतलब बायोटिक। क्या? बायोटिक और एबायोटिक। इसका मतलब क्या है बेटा? बायोटिक का मतलब है जिनके अंदर जीवन है। क्या है? जिनके अंदर जीवन है। तुमने बोला ऑर्गेनिज्म भी क्या है, तो बेटा जो जिसके अंदर भी जीवन है उसको हम बायोटिक या जैविक कह सकते हैं, या जैव घटक कह सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर जीवन नहीं है उनको बेटा अजैविक कहेंगे। क्या कहेंगे? अजैविक या एबायोटिक। क्या?
एबायोटिक घटक उन्हें कंपोनेंट कह देंगे। जैसे कि एक पत्थर है, एक घास है, बताओ इनमें से कौन सा जीवित है, और ये ग्रास और ये स्टोन, बताओ इनमें से कौन सा जीवित है, कौन सा घटक अजीवित है और जीवित है। तो बेटा घास जीवित है और ये अजीवित है, मतलब ये क्या हो गया, एबायोटिक और ये हो गया बायोटिक। समझ में आ गया। अच्छा अगला देखो, अगली चीज देखो बेटा, कुछ बेटा ऐसे जानवर होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं बेटा, हमारे बिलों के अंदर रहते हैं, बिलों के अंदर, दिलों के अंदर नहीं, बिलों के अंदर। कहाँ, इन बोरोज, बिलों को क्या बोलते हैं, बोरोज। अच्छा ऐसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा अडाप्टेशन। क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब क्या भाई, अडाप्टेशन का मतलब क्या है, अडाप्टेशन का मतलब होता है बेटा अपने आप को किसी भी स्थिति में ढाल लेना। क्या, ढाल लेना। बेटा वो जीव जो ठंड में ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बेटा वो धरती के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि धरती के नीचे टेम्परेचर कैसा होता है, तापमान ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो यहाँ पर ये अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक बेटा, कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, देखो इस तरह के पेड़ होते हैं डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर बेटा कुछ इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। आपको पता है रेगिस्तान के अंदर पानी ज़्यादा नहीं मिलता, क्या, हाँ मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल हिंदी में, वहां पर बेटा पानी ज्यादा नहीं मिलता, तो बेटा पेड़ क्या करते हैं, वहां के पेड़ अपनी पत्तियों को, किसको, मेरी ड्राइंग बहुत खराब हो गई यार, हाँ पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं, किसमें, कांटों में, तो उसको बोलते हैं कैक्टस या नागफनी। ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि बेटा अगर पत्ती वगैरह होंगी तो कोई भी जानवर आके आराम से उन्हें खा लेगा, तो बेटा वो कांटे बना लेते हैं, कोई जानवर उनको खा ना पाए। क्यों बेटा, कि उनके पास इतना वेस्ट करने के लिए मटेरियल ही नहीं है, पानी नहीं है, और बेटा पत्ती का सरफेस बड़ा होता है, ये बड़ा है, पत्ती बड़ी है, तो यहाँ से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पानी का ज़्यादा वेस्ट होगा, कांटों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो पानी का लॉस कम होगा, इसलिए वो इस तरह के कटीले पौधे, झाड़ियाँ हमें कहाँ मिलती हैं, मरुस्थल के अंदर मिलती हैं। लेकिन हम जहाँ पर देखें, कहाँ पर देखें, माउंटेन्स में देखें, माउंटेन्स रीजन मतलब पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखें, तो बेटा हमको वहाँ के पेड़ किस तरह के मिलते हैं, हरे भरे मिलते हैं। देखो किस तरह के हैं पहाड़ी पेड़, किस मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर खूब हरियाली है, खूब घास है, देख रहे हो यहाँ कितनी घास है, यहाँ देख रहे हो पूरा भीड़ है, ठीक है, आराम से यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ एनिमल के अडेप्टेशन देखो, यहाँ पर देखो एक चीते की फोटो है जो कि स्नो लेपर्ड कहलाता है। क्या, स्नो लेपर्ड का मतलब है क्या है बेटा, कि बर्फ में रहने वाला तेंदुआ। क्या, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, ठीक है, ऐसा तेंदुआ जो कि बर्फ में रह सकता है। तो क्या अडाप्टेशन है इसकी, बेटा कपड़े के अंदर इसका फर बहुत मोटा होता है। ये देखो बेटा एक बैल दिखा रखा है, ठीक, ये देखो स्नो याक दिखा, ये बहुत ठंडे रीजन में भी जीवित रह सकते हैं। एक बेटा फोटो नहीं है, नहीं तो वो दिखते पोलर बियर, सफेद रंग का भालू, वो कहाँ रहता है बेटा, पेंगुइन, वो कहाँ रहता है बेटा, बिल्कुल बर्फ में, कहाँ, बिल्कुल, और इतने ही बर्फ के ठंडे पानी में वो तैर भी सकते हैं और जीवित भी रह सकते हैं। अगला है बेटा ग्रासलैंड। क्या, ग्रासलैंड का मतलब है बेटा घास स्थल, जहाँ पे बेटा इस तरह के जंगल होते हैं, खूब घास होती है, खूब हरियाली होती है, तो वहाँ पे किस तरह के जानवर मिलेंगे आपको, शेर और हिरण, ठीक है, लायन एंड डियर जैसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। अगला है बेटा समुद्र, तो समुद्र के अंदर भी जीवन होता है, आपको पता है क्या है, समुद्र के अंदर भी जीवन है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये शिकार है और ये शिकारी है, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये घास के ऊपर डिपेंड है, ये घास को खाकर जीवित रहता है। अगला बेटा जो हैबिटाट है वो है हमारा समुद्री। क्या है, समुद्री। बेटा समुद्र के बारे में याद रखना, यहाँ का पानी होता है खारा, इसके पानी में बहुत है सैलाइन, बहुत नमक होता है, लेकिन इसके अंदर भी जीव जिंदा रह सकते हैं, तो कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ जीवित रह सकते हैं। अगला तालाब या झील, आपने कहीं तालाब या रुका हुआ पानी देखा होगा या झील देखी होगी, पॉन्ड, ठीक है, या लेक्स, उसके अंदर बेटा इस तरह के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, है ना, और उसमें भी कुछ मछलियां हमें इस प्रकार की पाई जाती हैं, इस प्रकार की पाई जाती हैं। अब हमारे आसपास के कुछ और हम ऑर्गेनिज्म का नाम ले लें, ठीक है। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्या ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी जिंदा लोग हैं उन्हें खाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, विदाउट फूड कोई भी नहीं जी सकता बेटा। लेकिन पेड़ को तो हमने खाना खाते नहीं देखा, तो पेड़ बेटा क्या करता है, पेड़ करता है प्रकाश संश्लेषण, ये देखो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटो सिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ये रहा बेटा, ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इस प्रक्रिया के अंदर एक पेड़ अपनी पत्तियों की मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वो गैस जो कि हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, नीचे से जल लेता है, जड़ों से क्या लेता है, जल लेता है, वाटर लेता है, और सनलाइट लेता है, मतलब सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, ये काम सिर्फ हरे पौधे कर सकते हैं, सिर्फ
हरे पौधे ये काम कर सकते हैं। वो इससे अपना खाना बनाता है, इससे बेटा अपना खाना बनाता है और बड़ा होता है। इसको बेटा कोई शाकाहारी खा लेता है या इसके निकलने वाले फलों को इंसान खा लेता है, ठीक। ये अच्छा डियर ने इसे खाया, पेड़ को, डियर को किसने, शेर ने खा लिया। इसी तरीके से बेटा जीवन चलता रहता है। तो खाना तो सबको चाहिए, जो भी जिंदा है उसे खाना चाहिए। और जितने भी बेटा ये कह रहा है जितने भी जिंदा चीजें होती हैं क्या वो ग्रोथ दिखाती हैं? बिल्कुल। मैंने आपको शुरू में बताया जितनी भी संजीव चीजें होती हैं वो बेटा ग्रोथ दिखाती हैं। ऐसे इंसान देखो पैदा कितना छोटा सा हुआ, फिर बड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते ये स्टेज देखो, फिर इसके बाद बुढ़ापा भी आता है। तो आप अभी किस स्टेज में पहुंच गए हो? अभी आप इस स्टेज में आ चुके हो 9वीं वाले, और अभी 6ठी वाले इस स्टेज में है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस स्टेज में है, कुछ इससे भी बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, अगला देखो चिकन। नीचे देखो चिकन है, खूब खाते हो मजे से। और जो नहीं खाते देखो, चूजा होता है, अंडे से निकलता है, फिर बड़ा हुआ और फिर मुर्गी के रूप में रूपांतरित हो गया। अगला, क्या सारे के सारे जीव सांस लेते हैं? क्या सारे जीवित जीव लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं। और जो भी संजीव जीव है वो बेटा क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 बोलते हैं। लेकिन पेड़ एक ऐसी चीज है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को उल्टा ले लेती है और हमें बदले में जब फोटोसिंथेसिस खाना बना के हमें वापस भी देती है। कुछ क्या देती है? फल फ्रूट तो सब देते ही देती है, साथ में हमें ऑक्सीजन भी वापस देती है। इसलिए हमें पेड़ को लगाना चाहिए क्योंकि वो हमें साफ शुद्ध हवा देता है। क्या देता है? साफ शुद्ध हवा। अगला ये कह रहा है क्या सारे के सारे सजीव जीव उद्दीपन का अनुकरण करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं? स्टिमुली। ये स्टिमुली का क्या मतलब है बेटा? जो कोई उत्प्रेरक, इसका मतलब किसी चीज को रिस्पॉन्स करना। मैंने किसी बच्चे के पेन चुबा दिया, वो एक्टिविटी होगी, आंखों के सामने कुछ आ गया तो अपनी आंख बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या पेड़ भी ऐसा कुछ दिखा सकता है? बिल्कुल। तो बेटा पेड़ को अगर मैं रोशनी की तरफ रख दूं, ठीक है, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं कि एक गमला ले लूं और उस गमले के पौधे में एक डब्बे में उसे बंद कर दूं, एक छेद से रोशनी आए, तो बेटा उस पेड़ की ग्रोथ उस छेद की तरफ ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी बेटा सारी चीज तो उद्दीपन दिखाई देती है। इंसान तो बोल सकता है, चल सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन पेड़ के केस में ऐसा होता है। बात मैंने समझा दी। सजीवों में उत्सर्जन, क्या देखो एक्सट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? हाँ बेटा सारे लोग एक्सट्रैक्शन उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब है बेटा हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, और ये सारे लोग करते हैं। क्या पेड़ भी ऐसा करता है? बिल्कुल जी, पेड़ भी ऐसा करता है। निकालता नहीं है O2 उसके किस काम की नहीं, ऑक्सीजन उसके किसी काम की नहीं है, उसे बाहर कर देता है, हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी जीव बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे अलग अलग संतान पैदा करना। बिल्कुल करते हैं जी। कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो इंसानों के अंदर तो डायरेक्ट बच्चे होते हैं, लेकिन बेटा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों के अंदर उनका पालन होता है। इंसान जैसे भैंस हो गई, कुत्ते हो गए, गाय हो गई, इनके भी बच्चे बेटा इनके पेट में कुछ समय पलते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो जो लोग अंडे देते हैं जैसे पक्षी और जैसे रेप्टाइल जैसे सर्प वगैरह, वो पहले अंडे देते हैं, अंडे बाहर ही उनका जन्म होता है, बाहर ही वो फूटते हैं, बाहर ही सब, उनका टोटल प्रक्रिया बाहर है, ठीक है। हमारी टोटल प्रक्रिया अंदर है। समझ गए इस बात को? इसके बारे में बेटा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ये देखो बेटा पेड़ किस तरह से प्रजनन कर रहे हैं। पेड़ से क्या हो रहा? फल, फल से निकला बीज, बीज देखो जैसी बीज को धरती मिली आराम से वो बेटा अंकुरित होने लगा, सीड अंकुरित होने लगा और धीरे धीरे एक बड़े पौधे में परिवर्तित हो गया, बड़े पौधे में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। क्या बेटा सारे सजीव मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं? क्या सारे चलते हैं? नहीं बेटा सारे नहीं चल सकते। पेड़ नहीं चल सकता, पेड़ जिंदा है पर चल नहीं सकता। अगला, फिर जीवन क्या है? क्या फिर जीवन क्या है बेटा? जीवन का मतलब ही तो ये है, पूरा जो प्रोसेस है ना जिंदगी का, पूरा प्रोसेस, जन्म लेना, जीना, बड़े होना, बच्चे करना और अंत में मर जाना, ठीक, यही बेटा पूरा जीवन का सार होता है। बात खत्म, चैप्टर खत्म। क्लास 6 साइंस, गति एवं दूरियों का मापन। इसका मतलब मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोजर बोल रहा हूँ बेटा, सॉरी। गति, क्या गति मतलब मोशन, क्या बेटा? मोशन। मोशन के नाम से तो पेन को लूज मोशन लग गए, अच्छा सा पेन दो भाई। देखो बेटा अगला, इसका मतलब गति का क्या मतलब है बेटा? गति का मतलब होता है कि कोई चीज एक स्थान से, मान लो कोई A पॉइंट है, वहां से B पॉइंट तक पहुंच जाए, उसी को गति बोलते हैं, उसी को गति बोलते हैं। मान लो मेरी साइकिल खड़ी हुई है, मेरी एक क्या है? साइकिल है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, बहुत बेहतरीन है। क्या है? गति। ये साइकिल है मेरी, खड़ी हुई है, मैंने स्टैंड पे लगा खड़ी कर रखी है, चल ही नहीं रही, तो गति कर रही है नहीं कर रही? बेटा कोई गति नहीं करी, कोई मोशन नहीं कर रही। लेकिन जब ये दौड़ने लगेगी, इस पर जब बैठ जाएगा कोई,
और जब इस पे पैडल मारेगा, पैडल तो बनाना भूल ही गए ये रे, जब पैडल मारेगा तो धड़ाधड़ क्या चलेगी, भागेगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, मोशन हो जाएगी। तो यातायात, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये सब बेटा गति तो करते हैं। देखो साइकिल, एरोप्लेन, पानी का जहाज, बैलगाड़ी, बस, ट्रेन, सब क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। क्या गति कर रही हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, तो गति जब करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसको नापते भी तो हैं बेटा। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे हम बढ़े हैं ना, शुरू में तो हम साइकिल पे चले, फिर जहाज में, फिर अब पानी के जहाज में, कहीं बैलगाड़ी में, तो बेटा ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री है, ठीक है। सन 1900 से ये डेवलपमेंट आनी शुरू हुई है धड़ाधड़। अच्छा ये देखो, हाउ वाइड द डेक्स, इसका क्या मतलब है, ये रोड, ये जो हमारी ये डेक्स है ये कितनी चौड़ी है, देखो कितनी चौड़ी है, तो इसको बेटा हमने नापा, इसको हमने नापा। यही तो है बेटा, मापना भी सीखेंगे इस चैप्टर में हम, क्या मापना भी सीखेंगे। कोई वस्तु एक से दूसरे स्थान पे गई तो बेटा कितना किलोमीटर में पता होना चाहिए ना। ये किलोमीटर क्या है बेटा, दूरी को हम किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापते हैं। ये बेटा कुछ यूनिट होती हैं। देखा नहीं है, मेरा गांव तो भैया इतना किलोमीटर है, मेरा स्कूल मेरे घर से इतना किलोमीटर है, ये कपड़ा इतना मीटर है, ये स्केल इतना सेंटीमीटर है, बोलते हैं ना, होता है ना। तो इस तरीके से हम बेटा नापते हैं, इस तरीके से हम नापते हैं। एक और चीज देखो बेटा, ये 1/2, ½ ये सब क्या होता है। तो देखो बेटा, कोई चीज पूरी है, ये देखो मान लो एक तुम्हारे पास पिज्जा है, क्या है, ये पूरा एक है, क्या है। जब तुमने इसको बीच में से 2 भागों में बांट दिया, मान लो 2 दोस्तों ने बांट लिया, तो हो गया 1/2, हाफ, इसको क्या बोलते हैं, हाफ। अब बेटा मान लो तुम दोस्तों 3, तो तुमने एक और यहाँ बीच में मार दिया, ये हो गया 1/3। अब तुम 4 दोस्तों, तो तुमने क्या किया, पूरा ऐसे काट दिया, ऐसे तो कटवाते हो, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। एक और कर दिया तो हो गया 1/5, एक और कर दिया तो हो गया 1/6, एक और कर दिया तो हो गया 1/7, और ये कर दिया तो हो गया 1/8। बस बेटा, इससे ज्यादा पिज्जा काट के देते नहीं है, फिर तो पिज्जा बचेगा ही क्या, फिर तो टुकड़े टुकड़े हाथ में आएंगे। तो ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो बेटा हम नाप सब कुछ सकते हैं, टेबल नाप सकते हैं, हम कमरा नाप सकते हैं, है ना, हम दिल्ली से लेके लखनऊ तक की दूरी नाप सकते हैं, वो तो छोड़ो, हम धरती से चांद की दूरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ठीक है। उस पिक्चर के अंदर ये गाना है, ऐसा ऐसा है। अच्छा पहले बेटा कैसे नापते थे, जब मीटर वीटर होता नहीं तो हाथ से नापते थे, बोलते थे इतना बिकता है, 1 2 इतना इतना बिकता है, इस तरीके से नापते थे, इस तरीके से नापते थे। लेकिन बेटा आजकल तो यूनिट्स आ गई हैं, क्या आ गई है, इकाई आ गई है। इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, इधर देखो, यूनिट का मतलब होता है, इकाई का मतलब होता है किसी भी चीज को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है या इकाई होती है, मतलब उसी में नापा जाएगा। अगर मेरे भारत के अंदर 1 किलो चीनी है तो बेटा इंग्लैंड में भी वो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, अमेरिका में चला जाऊं तो भी 1 किलो ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, पूरी दुनिया ने मिल बांट कर एक यूनिट डिसाइड कर ली है, उसी को यूनिट या इकाई बोलते हैं। तो यहाँ जो भी माना जाएगा दुनिया में भी उसे ही माना जाएगा। बेटा यूनिट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आगे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है। इसी को बेटा नापने के मानक कहते हैं, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे SI यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानक कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक का मतलब समझ गए ना तुम, जो बेटा हर जगह पर बराबर मानी जाए, ठीक है। अगर मानो तुम कहीं अमेरिका में जाके 1 किलो का हीरा लेके आए हो, जो कि होता नहीं है, मान लो 1 किलो सोना लेकर आए हो, तो भारत में आके क्या वो 2 हो जाएगा या 1.5 रह जाएगा, 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, बस कीमत ऊपर नीचे हो जाएगी। कीमत बेटा अलग तरह का विषय है, लेकिन यहाँ पर हम मापने और वजन की बात कर रहे हैं। अब बेटा याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था किलोमीटर, फिर बताया था सेंटीमीटर, फिर बताया था मीटर, फिर मिलीमीटर भी बताया था, क्या। तो बेटा एक बात याद रखना, 1 किलोमीटर तो सबसे बड़ा है, 1 किलोमीटर के अंदर जो उससे छोटा है वो होता है मीटर। उसमें कितने मीटर है, 1000 मीटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली, ठीक। फिर मीटर से छोटा है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बेटा ये बात लगती छोटी है, लेकिन है बड़ी। बड़ी बड़ी क्लासों में जब साइंस के क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे इन्हीं को चेंज करने में गड़बड़ कर देते हैं, फंस जाते हैं। अगला देखो बेटा, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है मिलीमीटर, तो उसमें होते हैं 10 मिलीमीटर। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें मिलीमीटर, बेटा स्केल लेना जो 15 सेंटीमीटर का होता है ना, नटराज वाला छोटा सा, उसके नीचे देखना 1 सेंटी से 1 होगा और 2 लिखा होगा, उसके बीच में छोटी छोटी कितनी लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होती है मिलीमीटर। जो 2 सेंटीमीटर के बीच में होता है मिलीमीटर। बात समझ में आ गई, ठीक।
ठीक है बेटा, आप तो समझ गए, बड़े समझदार लड़के हो गए सारे के सारे। ये देखो बक्सा इन्होंने नापा स्केल की मदद से नापा, ठीक है, स्केल की मदद से नापा और अलग अलग माप यहाँ पर आ गया कि 7.5 सेंटीमीटर आया है। ये तो आप नापना जानते हो। स्केल आता है ना देखना, किसी को नहीं आता तो बेटा दिखाओ स्केल, किसी भी स्केल हो तो दिखाओ बेटा स्केल। देखो बेटा, इतने बच्चे स्केल ला रहे हैं, हम एक चीज बताए दे, देखो कि बेटा अलग अलग जगह से जब लोग देखते हैं तो बेटा मेजरमेंट भी हमको कई बार अलग अलग दिखाई देती है। क्या देखा तुम्हें बेटा, दूर से प्लेन छोटा दिखाई देता है, क्या वह सच में छोटा होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए बेटा जब भी हम किसी चीज को नापें उसको ठीक ऊपर से देखें। अगर साइड से देखेंगे तो भी बेटा उसको गलत कर सकते हैं, उस साइड से थोड़ा दूर देखेंगे या नीचे से तो भी अलग गलत हम कर सकते हैं। यहाँ देखो ये चित्र यही बता रहा है। अब किसी को कैसे नापते हैं बेटा, मान लो मुझे यही लाइन नापनी है, ये वाली लाइन जो बनी हुई है, तो बेटा फुट्टा है, ये रहा स्केल, ठीक है। मैंने बताया था ना 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें होती हैं। देखो छोटी छोटी यहाँ पर 10 लाइनें हैं, छोटी छोटी क्या है 10 लाइनें हैं। ये देखो मैंने नापा, मान लो ये लाइन नाप रहा हूँ मैं, ये वाली है, एक्टिविटी लिखी है, इसे नापता हूँ। तो शुरुआत कैसे लिखता हूँ, 0 से लगा देता हूँ और बेटा यहाँ देखता हूँ तो ये 8 पर आता है। कहाँ आया देखो 8 पर आया, तो कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बेटा किस में बताता है, ये फुट्टा सेंटीमीटर में बताता है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 8 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हो गए, मुझे पता है बेटा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 8 सेंटीमीटर में 8 गुना 10 मतलब 80 मिलीमीटर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। अगला देखो बेटा, मोशन कितनी तरीके के होते हैं, क्या मोशन कितनी तरीके के होते हैं, ये देखो किस तरीके के मोशन होते हैं, देखो टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा तो बेटा टाइप ऑफ मोशन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बेटा कुछ लोग तो सीधी लाइनों में मोशन करते हैं। तुमने देखा जब परेड करता है फौजी तो कैसे चलता है, बिल्कुल लाइन में, कहीं ऊपर नहीं कहीं नीचे नहीं, अलाइंड एकदम बराबर। पंखा कैसा मोशन करता है, सर्कुलर, घूर्णन गति करता है, एकदम गोल, ठीक है। ये तो बेटा ये बहुत पुराने टाइम में ट्यूबवेल की जगह या समरसीबल की जगह यूज होती थी, इसको रहट बोलते हैं। इसके अंदर एक गोल चक्कर है तो गोल गोल मूवमेंट करेगा। घर में रखा हुआ पंखा किस तरह की मूवमेंट करेगा, गोल, ठीक है। ये थ्रू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे, ये वाला जो झूला है, ठीक है। घड़ी का घंटा कैसे करता है, थ्रू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, घंटा आगे और पीछे का मोशन करता है। तो बेटा ये सारे मोशन के टाइप होते हैं और इसी तरीके से हमारा चैप्टर खत्म है। क्लास 6 कक्षा 6 की विज्ञान साइंस, ठीक बेटा। चैप्टर नंबर 8 लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश छाया एवं परावर्तन। बहुत आसान चैप्टर है, 9वीं वाले बच्चे तो ऐसे बताते हैं इसको झाड़दा। मैं 9th की बात लेकर आऊँ क्योंकि 9th वाले बच्चे हमारे साथ बहुत सारे बैठे हुए हैं और 6th वाले क्लास वाले बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। आप देखो लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट होती क्या है बेटा, लाइट क्या होती है? अब तुम बोलोगे बेटा बल्ब होती है लाइट, सूर्य होती है लाइट, नहीं बेटा। लाइट या प्रकाश हम उसे बोलते हैं जो हमें देखने में मदद करता है। क्या करता है, देखने में मदद करता है। लाइट क्या होती है बेटा, किसी को देखने में मदद करती है ना। लाइट हो तो दिखे, ना लाइट हो तो ना दिखे, सीधी सी बात दीजिए, सीधी सी डेफिनेशन यही है, ठीक है। ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होता है बेटा, ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होता है, दीप्त पिंड किसे बोलते हैं, दीप्त पिंड। इसका मतलब होता है बेटा जिस भी चीज से रोशनी आए, जिस भी चीज से रोशनी क्या है, रोशनी आए, जिस भी से लाइट आए। जैसे हमारा बल्ब हो गया, जैसे सूर्य हो गया, ये क्या है बेटा, प्रकाश के पिंड होते हैं। कैसे, दीप्त पिंड होते हैं, ल्यूमिनस पिंड होते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज तो होती है देखो, पारदर्शी, अपारदर्शी, पाराभासी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। देखो बेटा ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, पारदर्शी का मतलब होता है जिसके बिल्कुल आर पार नजर आ जाए। जैसे कि तुम्हारा गाड़ी का शीशा, जैसे तुम्हारी गाड़ी का शीशा, हेलमेट का शीशा, उसके तो तुम आर पार देख सकते हो, ये शीशे का गिलास। लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है अपारदर्शी, मतलब ओपेक। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल उसके आर पार दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। जैसे प्लास्टिक, जैसे ये मेरा हाथ बेटा। नेक्स्ट क्या होता है, अगला होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट इसका मतलब होता है पाराभासी। ये बेटा किया होता है, इसमें से कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं पता चलता लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा अगली क्या है, छाया क्या होती है, व्हाट इज शैडो। तो बेटा छाया होती है जब हम प्रकाश का, जब हम लाइट का रास्ता रोक देते हैं, लाइट का रास्ता रोक देते हैं। तो जैसे बेटा मेरा हाथ है इस टाइम, अब इस हाथ से मैंने जो रास्ता रोका तो देख रहे हो नीचे मेरा हाथ की शेप बन गई, क्योंकि बेटा बिल्कुल मेरे हाथ ने क्या किया, प्रकाश को रोक दिया। अभी ऊपर वीडियो बना रहा है तो देख रहे हो इसके इस फोन से जितनी भी जगह रुक रही है उतनी जगह पे बेटा क्या हो रहा है, प्रकाश का मार्ग रुक रहा है, लाइट का रास्ता रुक रहा है, तो उतनी जगह पे हमें अंधेरा या शैडो नजर
आ रही है। बस इसी को बेटा हम छाया कहते हैं या इसी को हम शैडो कहते हैं। ठीक है बेटा, इस शैडो से आप देख रहे हो छाया किस तरीके से बन रही है। देखो तो इससे देखो कितनी तरह की शेप्स आप बना सकते हो। कभी ये ट्राई करना, अपने हाथों से ही आप बहुत शेड्स बना सकते हो। कई लोग बेटा इससे शोज वगैरह भी यूट्यूब पे आप चेक करोगे तो शैडो शो आपको दिखाई देगा। लोग कई प्रकार की चीजें अपने हाथों से बनाते हैं। बेटा इसको थोड़ा ऊपर रखा करो जो समझ में आए। ठीक है, अगला देखो सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। सूची छिद्र कैमरा का मतलब क्या है बेटा, जब हम एक तरफ से एक कैमरा इस तरह का बनाते हैं कि हम दूसरी तरफ देख पाए, तो उसके अंदर हम बेटा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन क्या कहलाता है? जब बेटा रोशनी किसी चीज से टकराकर अपनी दिशा बदल दे। जैसे शीशा, कैसा शीशा? जिसके आर पार ना देखा जा सके, मतलब मिरर। जब बेटा प्लेन मिरर पर रोशनी टकराती है तो अपना रास्ता बदल देती है। आपने देखा होगा कई लोग बेटा एक दूसरे की आंखों पे भी रोशनी मार देते हैं, है ना? आपने देखा होगा रोशनी मार देते हैं, तो उसी को बेटा प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसी का यूज करके बेटा इस कैमरे को हम बनाते हैं। इसके अंदर बेटा हम शीशों का इस्तेमाल करते हैं और बेटा उस चीज को देख पाते हैं जिसको हम सीधा नहीं देख सकते। देखा है पानी के अंदर जो पनडुब्बी होती है, पानी के अंदर जो जहाज होता है पानी के अंदर डूबा होता है, तो बाहर वो कैसे देखते हैं? इस तरह से एक दूरबीन निकालते हैं बाहर और देख पाते हैं। यहाँ से बेटा रोशनी, यहाँ पे एक शीशा लगा उस पर बनती है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक शीशा बना है जिसमें एक आदमी खड़े होकर उसे देखता है। यही पिन होल कैमरे का कॉन्सेप्ट हो गया। अगला देखो बेटा, कभी भी हमें नेवर लुक डायरेक्टली इनटू सन, कभी भी हमें बेटा सूर्य को एकदम सामने नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों बेटा? सूर्य के अंदर इतना ज़्यादा प्रकाश होता है, इतनी ज़्यादा तेज लाइट होती है कि आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। बेटा दर्पण का परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स के बारे में तुमको मैंने बता दिया। ये देखो इसके अंदर देख रहे हो आप, एक शीशा लिया, यहाँ से टॉर्च मारी तो रोशनी बेटा एक लड़के के ऊपर जाके पड़ी, मतलब ये बेटा रिफ्लेक्शन होगी। क्या होगी? परावर्तन हुआ। क्या हुआ? अगली चीज़ देखो बेटा, एक लड़का यहाँ पर एक सीधा पाइप लेकर खड़ा है और देखने की कोशिश कर रहा है इस मोमबत्ती के प्रकाश को, उसको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये मार्ग मुड़ा हुआ है तो उसे दिखाई नहीं देगा। क्यों बेटा? क्योंकि रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, रोशनी हमेशा सीधे रास्ते में चलती है, टेढ़े मेढ़े में नहीं चलती। समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्लास 6 क्लास 6 का साइंस बेटा चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। देखो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इनकी तरफ भी फोकस करते रहो। देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बेटा बिजली। क्या? बिजली। अब ये बिजली क्या होती है भाई? बिजली एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जिससे कि बेटा हमारा बल्ब जलता है, हमारी ऐसी चीजें चलती है जैसे टीवी चलता है, पंखा चलता है। जब बेटा घर में लाइट आती है तो कहीं कहीं चल सकता है, और जब लाइट चली है तो क्या क्या नहीं चल सकता। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या चीज बेटा बिजली की शक्ति से चलती है, बिजली की एनर्जी से चलती है। अगर बेटा इसको और डीप में जाए, किससे और ज्यादा अंदर जाए, तो हमें पता चलेगा कि भाई इस दुनिया के अंदर क्या, इस दुनिया के अंदर इस सारी दुनिया को बनाने वाला एक तत्व है, एक तत्व है। मतलब जब सारी चीजें तोड़ देंगे तो जो ऐसी चीज निकलेगी जो कभी नहीं टूट सकती, उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। उस परमाणु के अंदर एक छोटी चीज है, मतलब उस परमाणु, इतना छोटा परमाणु है, उसके भी अंदर एक छोटी चीज है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। बेटा वो इलेक्ट्रॉन जब बहता है ना, किसमें? तार में। किसमें? तार में। मतलब उसी को सर्किट बोलते हैं। तार में जब बहता है तो बेटा उसी के बहने को हम करंट कहते हैं। ये बेटा हम आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासों के अंदर, लेकिन इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया। इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने ये बात बता दी। ठीक है बेटा, अब बिजली बेटा कहाँ से आती है हमारे घरों में? कहीं पर ये बनाई जाती है ना, कहीं पर ये क्रिएट होती है, तैयार होती है, उसके बाद हमारे यहाँ तक आ जाती है। ठीक। अच्छा, ये बिजली बेटा कैसे आती है? क्या सड़क से आती है? क्या हवा से आती है? नहीं, तार बिछे होते हैं, वायर बिछे होते हैं, उन वायर्स के रास्ते हमारे पास आती है। कैसे? वायर के रास्ते हमारे पास आती है। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखना कि जो तार होते हैं, क्या एक सिंगल तार से कोई चीज चल सकती है? नहीं बेटा, 2 वायर लगानी पड़ती है। कितनी? 2 तार लगानी पड़ती है। एक प्लस तार होती है और एक माइनस तार होती है। समझ गए? तो बेटा कहाँ बिजली बन रही है ये देखने तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमको कभी छोटी मोटी बिजली की जरूरत होती है और बिजली नहीं आ रही होती, तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बिजली रहती है, स्टोर रहती है, उसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। तो बेटा बैटरी के अंदर से हमारा सेल चलता है, वो बिजली से ही चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन उसमें क्या है बेटा? छोटा सा सेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उसके अंदर क्या है बेटा?
इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है। हमारे फोन जो होते हैं, ये हमारा जो फोन है, ये फोन यहाँ चल रहा है बेटा, चल तो ये भी बिजली से रहा है। तो फिर इसकी तार कहाँ पे है? तो बेटा इसकी तार इसके अंदर ही है। इसके क्या है? इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? जिसके अंदर, और इसकी ऐसी बैटरी है कि हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं। इसकी बैटरी में जब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, पावर खत्म हो जाता है, हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बेटा जरा एक सेल का चित्र देखो, इधर आओ। देखो बेटा, एक सेल कैसा होता है? एक सेल बेटा इस तरीके से होता है। इसके एक छोर पे बेटा इस तरीके से बना होता है। आपने कभी देखा होगा सेल, तो ध्यान दिया होगा इस बात पे, दिया या नहीं दिया? है ना? अच्छा ठीक है बेटा, इधर देखो। तो बेटा जो सेल होता है वो भी बेटा क्या होता है? एक तरफ उसके पॉजिटिव होता है और एक तरफ उसके नेगेटिव होता है। एक तरफ उसके पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? सॉरी बेटा। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बेटा बिजली जो होती है हमेशा कैसे जाती है? प्लस माइनस में चलती है। मतलब दो तार, मैंने बताया, मतलब परिपथ, मतलब जो सर्किट होता है बिजली का, जब तक वो पूरा नहीं होगा, नहीं होगा। इधर देखो बेटा, अगर ये सेल है, इससे मुझे कोई बल्ब जलाना है क्या? तो बेटा एक तार में यहाँ टच करूंगा, एक तार यहाँ टच करूंगा, वायर, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई बल्ब छोटा सा, एक LED बल्ब मैं लाया हूँ छोटा सा, और मैंने उसको जला दिया। वो बेटा कब जलेगा? जब ये वाला तार और ये वाला तार बिल्कुल सही जगह पे चिपका हुआ होगा। बताओ और कोई तरीका है? नहीं है ना? तो बेटा अगर मैं इस तार को यहाँ से हटा दूं, इस छोर से हटा दूं, ऊपर लगा के रखूं, तो क्या बल्ब जलेगा? तो बेटा इसका मतलब है बिजली को चलने के लिए ये पूरा सर्किट चाहिए, मतलब सर्किट पूरा होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा बेटा? नहीं बन पाएगी। ठीक है, वो नहीं बन पाएगी। आपने क्यों फोन घुमा डाला? पूरा वीडियो खराब हो जाएगी बेटा, तुमने पूरा ऐसे फोन घुमा डाला। ऐसे नहीं करते, ठीक है? आपको कोई दिक्कत है मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक? अच्छा चलो बेटा अगली चीज देखो। एक और चीज, हम बल्ब जो होता है, ये बल्ब जलता कैसे है? ये बल्ब, अब आप समझ गए सेल क्या होता है, बिजली क्या होती है, और अब ये भी समझ गए कि सर्किट पूरा होना चाहिए। सर्किट मतलब क्या? जिसके अंदर बिजली चलती है, मतलब तार वो पूरा होना चाहिए। अच्छा, ये बल्ब जलता कैसे है? इस बल्ब के अंदर ऐसा क्या होता है भाई? इस बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट। देखो आपने कभी बल्ब देखा होगा, देखो आपने कभी बल्ब देखा होगा बड़ा वाला, आजकल वाले व्हाइट वाले LED बल्ब नहीं, वाले जो पीले रंग के जलते हैं, तो उसके अंदर बेटा इस तरीके से एक छोटा सा हल्का सा तार होता है, और यही बेटा जब बिजली जाती है तो जल पड़ता है। क्या? और जब ये जलता है, इसी से क्या होती है बेटा? लाइट होती है, मतलब रोशनी होती है। क्या? रोशनी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी तो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बिजली, और लाइट क्या है? रोशनी। इसका अंतर सॉरी बेटा, इसका अंतर समझो। हम बोलते हैं लाइट आ गई, तो बेटा लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी। क्या होता है? रोशनी होता है। ठीक है बेटा, एक चीज और समझो, इधर एक चीज और देखो जरा, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा। ये इसी का यूज करके हम स्विच बनाते हैं। क्या? स्विच बनाते हैं। जैसे मैंने बोला, दोबारा बनाता हूँ। एक सेल है, यहाँ से मैंने एक तार जोड़ा, यहाँ से मैंने एक तार जोड़ा, ये मैंने बेटा बल्ब में लगा दिया, ये बल्ब जल पड़ा। ठीक, अगर बेटा मैं क्या करूं, मैं X तार को यहां से काट दूं, क्या करूं? काट दूं। क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा ना। और इस तार को बेटा फिर जोड़ दूं तो जल जाएगा। तो इसके बीच में, अगर मैं इसके बीच में एक पिन लगा दूं, पिन बेटा, वो सेफ्टी पिन देखी है? सेफ्टी पिन देखिए जो कपड़ों के अंदर लगती है, देखिए जो एक तरफ से खुल जाती है बेटा, ऐसी होती है, कुछ ऐसी तो होती है, एक तरफ से लग जाती है और चाहो तो खुल जाती है। अगर मैं भाई इस जगह पे तार पे उसे बांध दूं, क्या बांध दूं एक तरफ, और उसे खोल दूं, अगर मैं उसे लगाऊंगा तो क्या होगा? तार पूरा हो जाएगा, और हटाऊंगा तो तार टूट जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा? तार को जोड़ दूं तो बल्ब जल जाएगा, तार को हटा दूं तो तार हटा दूं तो क्या होगा बेटा? बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट पूरा नहीं होगा। तो बेटा इसी को स्विच बोलते हैं, स्विच। तो तुम्हारे घर के अंदर जो खटके होते हैं वो करते क्या एक्चुअली बेटा? वो तार, जैसे तुम उसको बंद करते हो, उन तारों का कनेक्शन हटा देते हैं, तो तुम्हारा पंखा टीवी वगैरह बंद हो जाता है, और जैसे तुम उसे ऑन करते हो वो इस तार का कनेक्शन दोबारा से जोड़ देते हैं। यही क्या होता है बेटा? स्विच होता है। यही क्या होता है बेटा? स्विच होता है। एक और सवाल, क्या बेटा प्लस और माइनस, मैं बोलता हूँ बेटा एक तरफ सेल के ऊपर प्लस है, एक तरफ नीचे माइनस है, प्लस और माइनस दोनों आपस में मिलते हैं तो बेटा बल्ब जलता है। अगर तुम बेटा उस तार को ऊपर नीचे कर दो, क्या कर दो? वायर को ऊपर नीचे कर दो, तो क्या वो बल्ब नहीं जलेगा? जैसे आप प्लग के अंदर तार लगाते हो, ऐसे लगा देते हो, और फिर निकाल के अगर घुमा के लगा दो,
अगर मान लो आपका एक वायर ब्लैक है, एक वायर ब्लैक रेड है, रेड और ब्लैक को आपने सीधा डाला, बल्ब जल गया, तो आप निकाल के अगर रेड की जगह ब्लैक को और ब्लैक की जगह रेड को डाल दोगे तो क्या बिजली जलेगी या नहीं जलेगी? जल जाएगी बेटा, जल जाएगी, घुमा के सर्किट तो पूरा जब होना पूरा चाहिए। चाहिए हमारा तो सर्किट पूरा सर्किट होना चाहिए। तो अगर बेटा सेल पे तुमने मान लो ये मेरे 2 तार है, ये मेरा सेल है, तुमने ऐसे जोड़ा तो आगे बल्ब जल गया। अब ऐसे ऐसे घुमा के लगा दूंगा तब भी बल्ब जल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। तो देखो बेटा ये स्विच का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया पिन से, जो मैंने बताया। देखो पिन ही तो है ये, पिन को हटा दिया तो बल्ब बच गया, पिन को जैसे टच करेंगे बल्ब जल जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, तो बेटा इसी चीज के ऊपर काम करती है एक टॉर्च। इसी चीज के ऊपर काम करती है बेटा एक टॉर्च। देखो इधर आओ, टॉर्च के ऊपर देखो बेटा क्या है? बल्ब है। क्या है? बल्ब है बेटा। टॉर्च 2 सेल लगे हुए हैं, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा। ठीक है, अब टॉर्च में क्या हुआ बेटा, इन 2 सेलों से, मतलब डबल सेल क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि ज्यादा पावर चाहिए ना टॉर्च को, सिंगल सेल जल्दी खत्म हो जाता है, पर सिंगल सेल से भी चल सकती है। तो यहाँ देखो बेटा सेल से पहले जुड़ा हुआ है तार, एक तरफ से देखो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ नीचे नेगेटिव होता है। ऊपर की तरफ पहले से देखो बल्ब में टच है ना, लेकिन एक तार बेटा सेल के नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ बीच में क्या लगा है? स्विच। जैसे ही बेटा इसका स्विच ऑन करोगे ये तार जुड़ जाएगा और बल्ब जल जाएगा। जैसे ऊपर आ जाए। हाँ, और जैसे ही आप स्विच को नीचे करोगे मतलब तार हट जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो बेटा ऐसी तो जलती है टॉर्च। कैसे जलती है टॉर्च? ऐसी तो जलती है। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और, कि बेटा बिजली हर जगह नहीं चल सकती। एक तो होते हैं कंडक्टर को होते हैं जिसमें बिजली चल सके, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मतलब ज्यादातर मेटल्स। ज्यादातर क्या? मेटल्स। लेकिन बेटा नॉन मेटल जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, है ना, वुड, बेटा इनके अंदर, जैसे पत्थर, इनके अंदर बेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती। तो इनका क्या कहते हैं? इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो कंडक्टर कौन है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, और इंसुलेटर क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती। अगर एग्जाम में है तो आप आराम से इसे ढूंढ सकते हो। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। क्लास 6 और उसका साइंस विज्ञान, और इसके अंदर चैप्टर करने वाले वो है चैप्टर 10 फन विद मैग्नेट्स। क्या? फन विद मैग्नेट्स। तो आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज थोड़ी तबीयत खराब है, पर फिर भी कल एग्जाम है तो हम कल ये बेटा ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो बेटा, हेलो, इनका एग्जाम है कल। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है बेटा ये मैग्नेट क्या होती है। देखो आपने कई जगह देखा होगा, आपने देखा होगा कि बेटा मैग्नेट एक ऐसी चीज है जिसमें आयरन, लोहा वगैरह चिपक जाता है। ठीक है, आपने कई चीजों में देखा होगा, स्पीकर में देखा होगा, आपके खिलौने टूट जाते हैं उसमें मोटर निकालते हैं, उस मोटर को भी तोड़ के देखा होगा। तो आपको चुंबक का बेटा पता है कि उस चीज में क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसी चीज है, चुंबक ऐसी चीज जिसमें लोहा वगैरह चिपक जाता है। ठीक है बेटा, आगे जरा इसके देखते हैं इसकी कहानी क्या है। बेटा इसकी कहानी ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि एक लड़का था, कहाँ का? ग्रीस का एक लड़का था, उसका नाम था बढ़िया मैग्नीज। क्या नाम था? मैग्नीज। क्या नाम था बेटा? मैग्नीज। वो था क्या? वो बेटा बकरी चराता था। क्या? बकरी। हाँ, शेफर्ड था, मतलब बकरियां चराता था। एक दिन बेटा वो बकरी चराते चराते एक पहाड़ी पे पहुंचा। बेटा जो उनकी लकड़ी थी जिससे वो बकरी चराता था, उस लकड़ी के एंड में उसने लोहे की कैप लगाई हुई थी। क्यों? क्योंकि बेटा वो लकड़ी घिसे ना, ताकि वो लकड़ी घिसे ना। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा वो वहां पर अपनी बकरियां चरा रहा था, लेकिन चराते चराते वो लकड़ी लगाते लगाते क्या हुआ, उस पहाड़ी पे एक पत्थर पे वो लकड़ी चिपक गई, उसका आगे का हिस्सा चिपक गया। तो बेटा बड़ा अचंभा उसको हुआ, ये बात पूरे गांव के अंदर फैली। धीरे धीरे बेटा ये पता चला कि ये और उसका नाम बेटा मैग्नेट, इस मैग्नीज लड़के के ऊपर ही रखा है। अब पता नहीं बेटा इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ है, पर एनसीईआरटी के अंदर यही मेंशन है। ठीक, तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि बेटा वो मैग्नेट, इस तरह से उसका नाम पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर कुछ फिगर दे रखी है, ये देखो, ये फ्रिज दे रखा है। आपको पता है जब हम फ्रिज करते हैं तो वो चिपक क्यों जाता है? क्योंकि बेटा उसके यहाँ पर मैग्नेट लगी होती है। ये बेटा आपने देखा होगा पिन्स रखने के लिए आपके स्टेशनरी के अंदर, या आपने अपने प्रिंसिपल टेबल या टीचर के पास देखा होगा, यहाँ पर एक मैग्नेट होता है कि पिन से इधर उधर ना जाए। आपके कई ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर बेटा यहाँ छोटा सा मैग्नेट होता है, ये बंद करते हुए चिपक जाता है। ऐसा क्यों? ताकि बेटा वो खुले ना। तो यहाँ पर हल्की सी आयरन होती है और ऊपर क्या होती है? मैग्नेट होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखो, जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, इसका क्या मतलब है भैया? मैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा चुंबकीय है, जो कि चुंबक से चिपक जाए, जो चुंबक से चिपक जाए। और बेटा जो चुंबक से ना चिपके वो नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, जैसे लोहा है, चिपकेगा या नहीं? चिपक जाएगा। लेकिन क्या बता, प्लास्टिक चिपकेगी?
नहीं। क्या बेटा लकड़ी चिपकेगी, क्या रबड़ चिपकेगी? तो वो सारी चीजें क्या है बेटा, नॉन मैग्नेट। जो बेटा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, मैग्नेट पर चिपक जाए, वो है मैग्नेटिक। और जो बेटा मैग्नेट पे अट्रैक्ट ना हो, मैग्नेट से ना चिपके, वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है बेटा, एक चीज देखो जरा, इधर आओ बेटा। एक मैग्नेट लेते हैं हम, कैसी, बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट क्या है बेटा, चॉकलेट की बार देखी है, तो ये भी अपने बार शेप बोलते हैं बेटा, बार शेप। क्या, बार शेप। ठीक है, बट्टी बोलते हैं हिंदी में, बट्टी ऐसी शेप। तो बेटा इस शेप में मैं कुछ भी बना दूंगा, वो बार शेप कहलाएगा। तो ये मेरी मैग्नेट कैसी, बार शेप। ठीक है, तो अगर मैं इस बार शेप मैग्नेट को मैं किसी ऐसी चीज के पास ले जाऊं जो कि मैग्नेटिक है, तो इससे चिपक जाएगी, और नहीं तो उससे नहीं चिपकेगी। देखो बेटा, हमने इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक बार मैग्नेट ली, और बेटा हम कहाँ पर गए, एक कूड़ा था, क्या था, कूड़ा था, उसके अंदर बेटा कुछ लोहे के टुकड़े भी थे, कुछ गंदगी भी थी। तो हमने बेटा क्या किया, यहाँ पे इसको लेकर गए, इसमें जो लोहा था वो चिपक गया। ये देखो बार मैग्नेट में कितना सारा आयरन चिपक गया। आपने देखा है कभी बेटा, जो कूड़ा साफ करने वाले लोग होते हैं, वो बेटा क्या करते हैं, कुछ कबाड़ी होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जो कि वो गार्बेज सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो एक लकड़ी लेते हैं, उसके आगे बहुत मोटा एक मैग्नेट लगा लेते हैं, और बेटा कूड़े के अंदर उसे इस तरह से घुमाते हुए चलते हैं। जो भी उसके अंदर मैग्नेटिक चीज होती है, मतलब लोहा होता है, मतलब मेटल होता है, और आपको पता है मेटल कीमती होता है, मेटल आगे अच्छे दाम में बिक जाता है, तो उनकी चुंबक में वो चिपक कर, उनकी मैग्नेट में चिपक कर ऊपर आ जाता है, और उसको इकट्ठा करके बेटा बेच देते हैं। ठीक है, यही वो एक्सपेरिमेंट था। अच्छा बेटा, एक चीज और देखो, जो मैग्नेट होती है उसका बेटा दूसरा इस्तेमाल होता है दिशा बताने के लिए, मतलब क्या, डायरेक्शंस बताने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, इधर आओ। क्योंकि बेटा जो मैग्नेट होती है ना, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एक तरफ साउथ होता है और एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है और एक तरफ नॉर्थ होता है। आप बोलोगे बेटा ये क्या है, कि भैया जी ये नॉर्थ साउथ क्या है, तो बेटा ऐसा है, उसका एक एंड को हम साउथ पोल बोलते हैं और एक एंड को नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये नाम दिया गया है, और ये नाम कहाँ से दिया गया, हमारी अर्थ से दिया गया। अर्थ से, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है बेटा, उसके जो कोने हैं ना, दोनों कोने, आपने कभी ग्लोब देखा है, इस तरीके से होता है, टेबल पे रखा होता है, तो उसमें ये दो कोने होते हैं ना, तो बेटा एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल। ऐसा क्यों बेटा, हमारी अर्थ खुद भी तो सन के अराउंड घूमती है। क्यों, इधर देखो, बिकॉज बेटा हमारी अर्थ भी एक चुंबक की तरह ही काम करती है, और सूरज भी एक चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है, और बेटा सन और मून की भी कनेक्शन कैसी है, चुंबक वाली कनेक्शन है, मैग्नेटिक कनेक्शन ही है। कोई तार मान रखी है कि हमने अपने चांद से, कि वो चांद दूर नहीं जाता बेटा, वो मैग्नेट की जो पावर है, उस मैग्नेट की पावर की वजह से अर्थ से लगा हुआ है और दूर नहीं जाता। और हम सन से बेटा क्या है, मैग्नेट की पावर से ही लगे हुए, मैग्नेटिक पावर है। ठीक है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, पर वो अभी बहुत आगे की बात है। ठीक है बेटा, तो हम याद रखना हमेशा, जो हमारी चुंबक होती है वो भी एक मैग्नेट, मतलब मैग्नेट तो मैग्नेट है, और हमारी अर्थ भी क्या है, मैग्नेट है। तो जब बेटा हम अपनी चुंबक को फ्री छोड़ देते हैं ना, एक बार मैग्नेट को फ्री छोड़ देते हैं, तो उसका बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल उसी डायरेक्शन में दिखाता है, जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ का क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो बेटा इसी तरीके से हम दिशा का पता लगा सकते हैं, बिकॉज मैग्नेट कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पे एकदम करेक्ट पॉइंट करती है। ठीक, तो इसीलिए बेटा इससे एक चीज बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं, कंपास। ये देखो बेटा कंपास का चित्र। तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट, हमारी चार दिशा होती है ना, कौन कौन सी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बेटा ये दिशा जो बताता है कंपास, इसके अंदर कौन होता है, ऐसा कौन सा दिमाग है, इसके अंदर बेटा चुंबक लगी होती है, इसके अंदर मैग्नेट लगी होती है, और वो हमेशा बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन एकदम सही बताती है। बात समझ में आ गई होगी अब आपको। ठीक है बेटा, एक चीज और देखो कि क्या हम चुंबक बना सकते हैं, हाँ हम चुंबक बना सकते हैं। अगर हम किसी लोहे को लें, आयरन पीस को लें, और एक बार मैग्नेट उसके ऊपर लगा के उसको रिगड़े, उसको क्या करें, रब करें, क्या करें, रब करें, तो बेटा वो भी एक चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना बने, पर फिर भी उसमें चुंबक के तत्व आ जाएंगे। बेटा कभी आपके घर में कोई मिस्त्री आए ना, मिस्त्री मतलब इलेक्ट्रिशियन वगैरह आए, या कोई ऐसा काम टीवी ठीक करने वाला ये सब आए, तो आप देखना वो एक ऐसा पेचकस लेकर आते हैं, स्क्रू ड्राइवर, जिसके अंदर जब वो पेच खोलते हैं, निकालते हैं, तो पेच बेटा उसके अंदर चिपक के निकल आता है। क्यों बेटा, उनकी जो पेचकस की नीब होती है, स्क्रू ड्राइवर की नीब होती है, वो भी मैग्नेटिक हो जाती है। अब तो बेटा बने बनाए आने लगे हैं, लेकिन इससे पहले वो जब बने बनाए नहीं आते थे, तो वो मिस्त्री क्या करते थे, मैकेनिक क्या करते थे बेटा, चुंबक के ऊपर क्या करते थे, अपने पेचकस को या अपने स्क्रू ड्राइवर को घिस लेते थे अच्छे से। उसके बाद बेटा जब भी वो पेच खोल के बाहर निकालेंगे, तो पेच उसके साथ ही, स्क्रू उसके साथ ही निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्रू क्या है, आयरन, और बेटा वो कैसा हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर मैग्नेट। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने घर में करके देखना, कभी आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर और मैग्नेट लगे छोटी सी, तो करके देखना, और क्या चिपकता है नहीं चिपकता उसको भी देख लेना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है,
एक चीज याद रखना, एक चीज यहाँ पर आके देखो बेटा कि आपने कभी चुंबक से चुंबक को चिपकाया है, कभी मैग्नेट से मैग्नेट को चिपकाया है, तो आप देखना बेटा चुंबक में ना जो डिफरेंट पोल होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक चुंबक और है और उसका यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है और उसका यहाँ साउथ है, तो ये बेटा आराम से एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने बेटा इधर देखा होगा कि हम कई बार चुंबक को दूसरी तरफ से घुमा के चिपकाने की कोशिश करते हैं तो चिपकती नहीं, हम बहुत कोशिश करते हैं पर वो कभी इधर निकल जाती है कभी इधर, लेकिन आपस में चिपकती नहीं। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि बेटा चुंबक के अंदर हमेशा नॉर्थ और साउथ आपस में चिपकेगा और साउथ और नॉर्थ मतलब डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। अगर बेटा सेम सेम कर दिया, साउथ को साउथ कर दिया, हमने चुंबक घुमा दी, साउथ को साउथ कर दिया और नॉर्थ को नॉर्थ कर दिया, तो चुंबक कभी भी आपस में नहीं चिपकेगी। वो क्या करते हैं, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते, क्या फेंकते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, इसको बोलते हैं रिपल्शन। और जब एक दूसरे को खींचते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो गया, जब खींचेंगे तो अट्रैक्शन, तो जब चिपक जाए तो अट्रैक्शन और दूर फेंके तो रिपल्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज और समझना कि मैग्नेटाइट के क्या चुंबक को खराब भी किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर बेटा चुंबक को ऊपर से गिरा दिया जाए और चुंबक टूट जाए तो बेटा चुंबक की शक्ति खत्म हो सकती है, मतलब मैग्नेट की पावर खत्म हो सकती है। अगर बेटा उसको गर्म किया जाए, आग में डाल दिया जाए, तभी भी उसकी पावर खत्म हो सकती है। और चुंबक को खुले में ही छोड़ दिया जाए तो बेटा वहां पर भी चुंबक खराब हो सकती है। बेटा एक चीज और सुनो, मैग्नेटाइट क्या होता है बेटा, मैग्नेटाइट हम उस चीज को बोलते हैं जो कि लोहा या लोहे से बनी हो, जिससे लोहा मिले, जिससे आयरन मिले। और बेटा वो हमेशा क्या होगी, चुंबक से चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, हमेशा चिपकेगी। उसी से लोहा मिलता है या उसी से लोहा निकलता है। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर खत्म हुआ। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 का विज्ञान एनसीईआरटी, और जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एयर अराउंड अस, चैप्टर नंबर 11। और हमारे साथ आज है मयंक। और बेटा कल इनका एग्जाम है और रात के बज रहे हैं 12, अब उससे कोई मैटर नहीं है। और चैप्टर चालू करते हैं बेटा, लास्ट टाइम स्टडी रिवीजन। पहली चीज बेटा इसके अंदर क्या बता रखा है, एयर क्या है बेटा। एयर जिसको हम वायु कहते हैं, हवा कहते हैं, ये बेटा हमारे चारों तरफ है। कहाँ है, चारों तरफ है, क्योंकि ये आपको दिखाई तो नहीं देती पर आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब बेटा एयर तेज चलती है, एयर तेज चलती है तो हम इसको विंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विंड कह देते हैं। और जब ये बहुत ही तेज चलती है तो हम इसे स्टॉर्म कह देते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉर्म कह देते हैं, मतलब हवा। और जब तेज चले तो बेटा पवन भी कह देते हैं, या और बेटा बहुत तेज चले तो आंधी कह देते हैं, और नहीं तो तूफान कह देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो बेटा, ये भी इसकी एक दिशा होती है। इसका मतलब ये बेटा यहाँ पर चित्र दे रखा है, ये देखो मुर्गे वाला चित्र दे रखा है। ये चित्र क्या है बेटा, ये चित्र बताता है कि हवा किस तरफ चल रही है। अब बेटा हवा दिखाई तो देती नहीं है, दिखाई दे तो बता दे किस तरफ चल रही है। तो कैसे देख के बता सकते हो, या तो बेटा कोई झंडा हो, या बेटा ये वाला दिशा सूचक हो, है ना, या बेटा क्या हो, पतंग वगैरह उड़ा के भी आप बता सकते हो, या रेत हाथ में अगर आप छोड़ो तो रेत जिस तरफ जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ एयर, या पत्ता छोड़ सकते हो वो उसी की तरफ होगी। ठीक है बेटा, हवा हर जगह होती है। इसका कोई एक्सपेरिमेंट है क्या बेटा, हवा एक बोतल है मेरे पास खाली, अगर क्या उस खाली बोतल के अंदर भी हवा है, हाँ बेटा उसके अंदर भी हवा है। अगर उस खाली बोतल को मैं पानी के अंदर डुबा दूं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि बेटा उसके अंदर जब पानी भरता है तो जगह खाली करने के लिए हवा बाहर निकल जाती है। तो उसका ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि यस, हवा उस खाली बोतल के अंदर भी थी। ठीक है बेटा, हवा को इससे पहले बेटा कब, 18वीं शताब्दी से पहले, मतलब 18th सेंचुरी से पहले ये माना जाता था कि वो एक सिंगल क्या है बेटा, सिंगल पदार्थ है। क्या है बेटा, वो सिंगल पदार्थ है। ठीक है, एक सबस्टांस है। लेकिन बाद में बेटा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एयर जो है सिंगल सब्सटेंस नहीं है, उसके अंदर तो बहुत सारी और दूसरी गैसें मिक्स है। तो एयर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसी के अंदर बेटा एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन गैस क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों बेटा, ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। अगर बेटा वो हमें नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए बेटा, हर चीज को काम, हमारी बॉडी के अंदर काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए बेटा आपने देखा होगा जब पहाड़ों के ऊपर लोग जाते हैं तो बेटा अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों साथ में लेके जाते हैं, सुना नहीं है बेटा, कल एग्जाम है। तो बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम बेटा ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन क्या होने लगती है,
कम होने लगती है और सांस क्या फूलने लगती है। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो बेटा, ऑक्सीजन और भी चीजों के लिए जरूरी है, जैसे कि मोमबत्ती, जिसे हम आग जलाते हैं तो बेटा आग भी तभी जल सकती है जब ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेटा आग नहीं जलेगी। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बेटा कैंडल जलाओ और उस कैंडल को बेटा ढक दो, शीशे की गिलास से ढक दो ताकि आप देख सको। तो आप देखोगे वो कैंडल थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी। ये देखो फोटोज देखो बेटा, बोतल वाले एक्सपेरिमेंट की फोटो देखो, बबल्स निकल रहे हैं, पहाड़ पे चलता हुआ आदमी, देखो बेटा क्या हो रहा है, ये इसने ऑक्सीजन ले रखा है और ये देखो टेबल के ऊपर कैंडल जल रही है, तो ग्लास एक जब खुला है तो जल रही है और बंद किया तो बंद हो गई। देखो बेटा अगला देखो तो बेटा मतलब आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। अच्छा, तो बेटा हवा के अंदर और दूसरी चीजें क्या होती हैं बेटा, हवा के अंदर एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा, वो गैस, वो खराब गैस या गंदी गैस जो कि हम सांस में बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये और तो दो और अलग चीज क्या है बेटा, एक चीज है नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन गैस। बेटा नाइट्रोजन गैस कितनी है, सबसे ज्यादा एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड बेटा होती है। अच्छा, अब अगली चीज डस्ट एंड स्मोक, मतलब धूल और धुआं। बेटा ये क्या चीज है, तो आपको पता है हमारी तरफ जो धूल उड़ रही है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है बेटा, उसकी वजह से धूल उड़ती है वो, और जो हमारा गाड़ी वगैरह चलती है, जो फैक्ट्रीज चलती है, उससे जो प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है, धुआं होता है, पेट्रोल के जलने से, लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से। अगली चीज देखो बेटा, क्या हम धूल के कणों को देख सकते हैं बेटा, अगर वो धूल बहुत धुएं तो आराम से दिखाई देता है, क्या धूल दिखाई देती है? हाँ बेटा, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है कि किस तरीके से एक अंधेरे कमरे के अंदर एक हॉल में से लाइट अंदर आ रही है और उस लाइट के अंदर आप बेटा क्या धूल को चलते हुए देख सकते हैं। और सेकंड फिगर के अंदर बेटा एक ट्रैफिक ऑफिसर दिखा रखा है, बहुत सारी गाड़ियों से घिरा हुआ और वहां धुआं निकल रहा है, उसने मास्क लगाया हुआ है। क्यों बेटा? क्योंकि ये धूल धुआं हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, ये डस्ट एंड स्मोक हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो इससे हम क्या कहते हैं, बचते हैं। अच्छा बेटा, एक चार्ट दिखा रखा है, इस चार्ट के अंदर ये बता रखा है, देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड लैंड में कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सबसे कम मात्रा में होती है। अच्छी बात। दूसरी बात, क्या बेटा पानी में और हर जगह बेटा हवा है? पानी में भी हवा है? हाँ बेटा, पानी के अंदर भी हवा है, हवा से मेरा मतलब है ऑक्सीजन है। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, इसकी एक्टिविटी ये है कि जब पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले छूटते हैं ना, छोटे छोटे बुलबुले छूटते हैं। क्यों छूटते हैं? जब बेटा आप उसे गर्म करते हैं तो उसके अंदर की ऑक्सीजन बाहर बुलबुले के रूप में निकलने लगती है, और एंड में ज्यादा देर गर्म करते हैं तो पूरा पानी वेपर बन जाता है, वाटर वेपर बन जाती है। वाटर वेपर क्या है बेटा? जब पानी भाप बन जाता है, पानी भाप बन जाता है। आप कभी भिगोने में पानी गर्म करते हैं तो बेटा अगर उसको ऊपर से ढक देते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो ढक्कन पे क्या होता है, बहुत सारी वेपर, वाटर वेपर जिसको भाप बोलते हैं, वो इकट्ठी हो जाती है बेटा। इसी भाप से हम लोग आजकल खाना भी बनाते हैं। वो खाना क्या है? मोमोज बनाते हैं। ठीक है, स्टीम मोमोज बोलते हैं ना, स्टीम मोमोज। ठीक है बेटा, एक लास्ट चीज और देखो, जो बेटा धरती होती है, हमारी धरती होती है, उस धरती के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर भी बेटा क्या है, ऑक्सीजन है। तभी तो बेटा पेड़ जो है उग सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। एक चीज और, क्या बेटा ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आती कैसे हैं? जैसे हमने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन छोड़ दी, ऑक्सीजन दे कौन रहा है? तो बेटा जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं ना, वो हमारी दी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बना लेते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब जो हरे पौधे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो बेटा हवा को साफ करने का काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जरूरी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हमें क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या लगानी चाहिए बेटा? पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है बेटा, लास्ट चीज है विंड मिल, पवन चक्की। ये बेटा पवन चक्की का चित्र है। ये क्या है? ये बेटा आप देखा है आपने, छोटा सा एक पंखा होता है शक्तिमान वाला, अगर उसको लेके भागते हैं तो वो घूमने लगता है। ये बेटा उसी का बड़ा रूप है। जब तेज हवा चलती है तो हवा से क्या होता है बेटा? विंड मिल घूमती है, घूमती है। और घूमने से बेटा क्या होता है? इसमें एक बेटा ऐसी मोटर लगी होती है जिसकी मदद से हम बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो विंड मिल का काम क्या होता है बेटा? इससे हम बिजली बना सकते हैं। और इसी के साथ आपका बेटा चैप्टर खत्म होता है।